देखो बेटा यहां ध्यान से देखना, जैसे हम बात करें मैकेनिक्स का, ठीक, मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर आता है ना वो आपका है काइनेमेटिक्स। ठीक, अब काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ना है, तो मैं आपको एकदम बता रहा हूं क्लियर, हर एक चैप्टर बताऊंगा मैं आपको कि कहां क्या आपको पढ़ना है। देखिए काइनेमेटिक्स में आप केवल पार्टिकल, बेटा मैं बोल क्या रहा हूं, पार्टिकल के मोशन को स्टडी करोगे, यानी मोशन में कितने का चेंज हुआ, अमाउंट, अमाउंट आपको केवल पढ़ना है, कितने का चेंज हुआ है, कितना हुआ है, वैल्यू को स्टडी करोगे। अब जरा सोचो कि कोई बॉडी मान लो यहां पर है, यहां पर ए पर है, बेटा ए से चल के ये बी पर आएगा, तो कोई ना कोई एक ऐसा कारण रहा होगा जिस कारण ये यहां से यहां आया होगा। कोई बॉडी अपने आप तो चलेगा नहीं, सभी को पता है, मान लो कोई बॉडी, हर एक बॉडी का इच्छा क्या होता है कि भाई हम रुके हुए हैं तो रुके ही रहे, चल रहे हैं तो कंटिन्यूसली चले। उसके मोशन को चेंज कब किया जाएगा, आपने 8 9 10 में कभी पढ़ा होगा, फोर्स लगाएंगे तो होगा, ये सबको पता है। तो बेटा इस चैप्टर में क्यों का कारण नहीं पढ़ना है, भाई मोशन में चेंज हुआ, क्यों हुआ, फोर्स लगा तो चेंज हुआ, ये कारण आपको नहीं पढ़ना है। मतलब आप ये जान लीजिए कि इस इंटायर चैप्टर में, यानी पूरे काइनेमेटिक्स में आपको वेलोसिटी, इससे पहले भी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, केवल इन्हीं तीनों के बारे में स्टडी करना है। ठीक, हो सकता है आप डिस्प्लेसमेंट भी जान रहे होंगे, वेलोसिटी भी जान रहे होंगे, एक्सेलरेशन भी जान रहे होंगे, हो सकता है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं आपको नहीं पता होगा, मैं एक एक चीज बताऊंगा, एकदम निश्चिंत आप रहिए। ठीक, तो इस काइनेमेटिक्स में अपने को ये पढ़ना है, ये जान लीजिए, जैसे वेलोसिटी कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये चीज आपको स्टडी करना है। लेकिन अब ये एक्सेलरेशन क्यों आया, वेलोसिटी में चेंज क्यों आया, ये क्यों का कारण आपको यहां नहीं पढ़ना। तो फिर सवाल आता है क्यों का कारण पढ़ेंगे फिर हम कब, तो आंसर आता है कि इसके ठीक बाद अगला चैप्टर अपना है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन ने जो नियम दिए थे मोशन के लिए रिलेटेड, वो स्टडी यहां पर करना। यानी किसी बॉडी में मान लो मोशन क्यों आया, क्यों उसका मोशन चेंज हुआ, आपका जितना भी क्यों क्यों का कारण था ना वो सब यहां पर मिल जाएगा। ठीक, तो बेसिकली यहां पर हम फोर्स एक ऐसा फैक्टर आता है जो किसी बॉडी के वेलोसिटी को चेंज करता है या उसके मोशन को बदलता है, मतलब इसमें आप केवल फोर्स का स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ फोर्स, ये ध्यान रखिएगा, फोर्स का स्टडी करेंगे। ठीक, मेरे हिसाब से सभी लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। देन आफ्टर इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वो भी फोर्स का ही पार्ट है बेटा। फोर्स अब शुरू हो गया ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, आपके साथ ही रहेगा फोर्स, आपके साथ साथ चलेगा फोर्स आपके साथ, ये जान लो। तो इसके ठीक बाद आता है फ्रिक्शन, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फ्रिक्शन क्या है, दो सरफेस के बीच में ये हमेशा आता है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन भी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, आप आगे पढ़ोगे आप आगे चल के, ठीक है। तो एक फ्रिक्शन चैप्टर है, यहां बहुत अच्छे से फ्रिक्शन फोर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, हर एक उसकी प्रॉपर्टी को जानेंगे। फ्रिक्शन से देन आपने जब आगे बढ़ते हैं ना तो एक नया चैप्टर आता है बेटा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। अब ये होता क्या है, तो भाई कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है या सर्कल के आर्क में घूम रहा है, तो आप इस प्रकार के मोशन को कहते हो सर्कुलर मोशन। अब उसके बारे में भी स्टडी हम करने वाले हैं, यहां पर बहुत अच्छे से सब सारे चीज स्टडी करेंगे। जब ये सब स्टडी कर लेंगे इसके बाद आगे का जो चैप्टर आता है बेटा वो आपका है वर्क, एनर्जी एंड पावर। अगला चैप्टर क्या बेटा है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। अच्छा वर्क होगा कब, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा और फोर्स लगा तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा, देन आफ्टर वर्क डन होगा। तो यहां हम पढ़ेंगे वो सारी चीज वर्क, ठीक है। इसके बाद अगला जो चैप्टर आता है, ध्यान से सुनते चलना, अगला जो चैप्टर हमारा आएगा वो एक्चुअल में है क्या, मैं आपको समझाता हूं। बेटा ये जितने भी है ना, चाहे ये काइनेमेटिक्स, चाहे लॉज ऑफ मोशन, चाहे फ्रिक्शन, चाहे वर्क पावर, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा ये केवल और केवल
पार्टिकल के लिए वैलिड है। क्या मैंने बोला बेटा आपको? ये समझ में आ रहा है मैंने क्या आपको बताया? यस सर। यस सर। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट मैं यहां तक बेटा आपको पढ़ा रहा हूं ना, यहां तक जितने भी लॉ हैं, जितने भी नियम कानून जो भी बना है, वो केवल पार्टिकल में वैलिड है, केवल और केवल पार्टिकल। दैट मीन्स पॉइंट मास के लिए वैलिड है, केवल पॉइंट मास के लिए। अब एक सवाल यहां खड़ा हो जाता है, अरे जब ये पार्टिकल के लिए बना है तो केवल पार्टिकल पे एप्लीकेबल होगा। अब मान लो कि लार्ज बहुत बड़ा बॉडी आ जाए तो फिर उस पर ये नियम कैसे लगाएंगे? अब परेशानी ये हो जाता है, पार्टिकल मतलब एक पॉइंट का मास, एक बिंदु एकदम बिल्कुल पॉइंट मास होता है। अब ये सारे नियम वहां लगेंगे, लेकिन एक बहुत लार्ज बॉडी आ जाए तो उसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ मास है, फिर अपना नियम जितने भी लॉज हैं हम वहां पर कैसे अप्लाई करेंगे? समस्या यहां आ जाता है, ये परेशानी आ जाती है। और सभी को पता है कि सिंगल पॉइंट मास हमेशा सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल पाथ में चलेगा, वो सबसे सिंपल पाथ में चलता है। मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हो? ध्यान से सुनना बेटा, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनना अच्छे से। कोई भी पार्टिकल मतलब पॉइंट मास बेटा, पॉइंट मास वो हमेशा एक सिंपल पाथ में चलेगा, हमेशा सिंपल पाथ में चलेगा। वो कभी भी अपना रास्ता आरा तिरछा नहीं करेगा, एकदम बिल्कुल सिंपल पाथ को फॉलो करेगा। लेकिन अब मान लो कि मैंने एक बहुत बड़ा बॉडी लिया, तो उस बड़े से बॉडी का कभी भी सिंपल पाथ नहीं होगा, सवाल ही नहीं होता है। उसके हर एक पार्टिकल का मोशन क्या होगा? अलग अलग होगा। अब यहां परेशानी हो जाता है कि अब ये नियम, इसके सारे नियम, यहां तक कि जितने भी आपने नियम बनाया है, अब हम एक बड़े बॉडी पर कैसे अप्लाई करें? ये समस्या खड़ा हो जाता है। तो यहां पर इसका समस्या का समाधान करने के लिए एक नया चैप्टर आता है बेटा, उसका नाम है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, ठीक, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास क्या है? तो ये एक पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट सुनिए ऐसे अच्छे से। सेंटर ऑफ मास बेसिकली एक पॉइंट है, पॉइंट, ठीक, जिस पर उस पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक। अब ये पॉइंट है, एकदम पॉइंट मास की तरह व्यवहार करेगा तो सारे नियम आपके एप्लीकेबल हो गए। इसीलिए ये चैप्टर हम पढ़ते हैं ताकि ये सारे कंसेप्ट हम यहां अप्लाई कर सके, ये सारे नियम हम यहां लगा सके। क्लियरिटी बेटा? ये चैप्टर क्यों पढ़ना है आपको मालूम चल गया ना? बोलो यस सर। यस सर। पढ़ना है, कोई एक बच्चा मुझे बोले। तुम्हें बताओ आकृति, तुम्हें बोलो क्या ये क्यों पढ़ना है ये चैप्टर, बताओ। तो ये जानने के लिए कि इतने पूरे रूल्स हम लोग ने पढ़े हैं उसे एक बड़ी हाँ। बॉडी पे अप्लाई कैसे करें। हाँ, अप्लाई कैसे करें, ये मेन होता है। इसीलिए ये हमें स्टडी करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा बेटा। इसके ठीक बाद अगला जो चैप्टर आता है, हालांकि पढ़ा तो इसी में दिया जाता है सेंटर ऑफ मास में ही, लेकिन मैं इसको एक अलग चैप्टर बना के आपको पढ़ाऊंगा, आप इसके लिए एकदम श्योर रहिए। इंपल्स एंड मोमेंटम, इंपल्स एंड मोमेंटम, ठीक। अब ये इंपल्स क्या होता है, अभी आप समझ लीजिए बेटा। इंपल्स का मतलब होता है झटका, जैसे होता है ना कि सड़क से झटका लगा दिया, ये इंपल्स देना हुआ। अब इंपल्स है क्या? तो सबसे पहले आपको संपर्क करना पड़ेगा किसे? मोमेंटम से। तो कभी आपने मोमेंटम के बारे में कोई जानकारी आपको मिला है? आप जान रहे हैं ये मोमेंटम क्या होता है? बोलो जल्दी बताइए कोई बेटा। बॉडी मूव करती है। जो कोई बॉडी मूव करता है, हाँ क्या कह रहे हो? बोलो बोलो बोलो, कुछ कह रहा था। मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी, और कुछ कह रहे हो? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हाँ, आपने बोला प्रोडक्ट ऑफ किसका? मास एंड वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम, बिल्कुल सही। एक सवाल मेरा है बेटा, ये मास स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर। स्केलर है। और ये वेलोसिटी? वेक्टर। हाँ, तो यहां पर तीर लगा तो यहां भी क्या होगा? तीर लगेगा, यानी ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। एक और चीज जान लीजिए, इसका जो डायरेक्शन होगा, v का जो डायरेक्शन होगा, वही किसका डायरेक्शन होगा?
p का डायरेक्शन, v का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन p का होगा। ठीक, अब एक चीज जान लीजिए, ये मोमेंटम का जो इंट्रोडक्शन होगा मैं आपको फोर्स में ही कराऊंगा, ये जान लो। ये है चैप्टर का नाम इंपल्स मोमेंटम। ऐसा नहीं कि आपका ये मोमेंटम यही शुरू होगा, यहां से आपका इंपल्स शुरू होगा, इंपल्स, ये जानिए। और इंपल्स का जो शुरुआत होता है वो होता है मोमेंटम से। अब कहोगे भाई ये इंपल्स क्या, तो मैंने पहले बोला झटका, कितने का झटका लगा, वही आपका है इंपल्स। बेसिकली इंपल्स को जो डिफाइन करते हैं वो जैसे करते हैं, और ये हमेशा होता है चेंज इन मोमेंटम, ये जान लीजिए। क्या बोला बेटा मैंने, जल्दी से बोलो, जवाब दो। इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, दैट मींस बाद का मोमेंटम माइनस पहले का मोमेंटम, ये इंपल्स होता है। तो यहां तक हम स्टडी करेंगे। इसके आगे हम जब बढ़ेंगे तो हम लोग का जो अगला जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ठीक है बेटा, आप ये चैप्टर का एक बार नाम लिख लो सब लोग, क्या क्या मैकेनिक्स में आपको पढ़ना है, एक बार चैप्टर का आप सब नाम लिख लो, लिख लो मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है एक बार नोट कर लो अच्छे से, पूरा अच्छे से नाम लिखना। काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद फ्रिक्शन, उसके बाद सर्कुलर मोशन, उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर, उसके बाद सेंटर ऑफ मास, उसके बाद इंपल्स एंड मोमेंटम। ये सारे चैप्टर आप नोट कर लीजिए अच्छे से। सर ये एल एल एम का फुल फॉर्म क्या है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सर लॉज ऑफ मोशन लिख लिया सभी लोगों ने? यस। सर हाँ बेटा बोलो। आपने ये मेन टॉपिक बताया है ना हर एक चैप्टर्स का? हाँ, हर एक, ये चैप्टर का नाम है बेटा, ये चैप्टर का नाम है। ठीक, अब इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेगा। ये एक चैप्टर है, चैप्टर, समझ रहे हो बेटा? यस सर। ये एक चैप्टर है, ये जानिए चैप्टर है केवल। इसमें बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे कंटेंट। ठीक है, ये बहुत लंबा लंबा चैप्टर है ये सारे। ठीक है, और समय भी इसे इसमें लगता है, पढ़ाने में थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, ये जानो, समय लगता है इसमें थोड़ा सा। सर ये सारे चैप्टर्स आप ही पढ़ाएंगे? देखो इसमें तो काइनेमेटिक्स तो शायद सर पढ़ा देंगे, काइनेमेटिक्स। मैं तो यहाँ शुरुआत करूंगा एनालिसिस से, सीधा यहाँ से मैं शुरुआत करूंगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं जहां तक खींच पाऊँ वहां तक कोशिश मेरा रहेगा कि मैं पूरा पढ़ा दूं। ठीक है, और चूंकि अब 2 जने हैं, सर भी हैं मैं भी हूँ, तो कोशिश करेंगे कि 60% पोर्शन मैं पढ़ा दूं, 40% सर पढ़ा देंगे। कोशिश मेरा ये रहेगा। ठीक है, तो सर आज क्या करेंगे? आज बेटा हम लोग ये शुरुआत करेंगे, एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ ओके मोशन। सर। हाँ, यहाँ से शुरुआत हम लोग करेंगे। और मैंने पहले बोल दिया कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमें पढ़ना क्या है। मैंने लिखा था, देखो क्या लिखा है, स्टडी ऑफ फोर्स। स्टडी ऑफ फोर्स। बिल्कुल, आपसे कोई करके पूछे कि आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ा, तो सीधा कहोगे भैया उसमें हमने फोर्स का स्टडी किया है, फोर्स का ही स्टडी आपने किया है। ये बस बिल्कुल एकदम उस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। आपने उसमें, आप कहीं भी देखो फोर्स 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 ही आपको मिलेगा। ठीक, अब फोर्स से आता क्या है, एक्सेलरेशन। फोर्स से क्या आया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से क्या आया, वेलोसिटी। वेलोसिटी से क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया। ये सारी चीज हम जानेंगे। लेकिन क्या है ना, ये जो चैप्टर आपका काइनेमेटिक्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके सवाल डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, तो आप सर पढ़ा देंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, बाद में। चलो बेटा अगला चैप्टर देखो क्या है। अगला चैप्टर का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है। बस लास्ट आपका चैप्टर है, अब इसमें कुछ खास अब बचा हुआ नहीं है, अंतिम बिल्कुल मैकेनिक्स का अंतिम पोर्शन। रोटेशन, कुछ लोग रोटेशन भी कहते हैं, कुछ लोग रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी कहते हैं, ये ध्यान रखिए।
मतलब एक ही है चैप्टर, बस नाम इसके दो है, एक ही चैप्टर है, नाम इसके दो है। कोई लोग रोटेशन के नाम से जानता है, कुछ लोग क्या रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के नाम से जानता है, ये ध्यान रखिए, नाम है इसके दो, चैप्टर एक ही है, ठीक। तो यहां तक आपका मैकेनिक्स रहेगा, यहां तक मैकेनिक्स है आपका, ठीक। इसके बाद और भी बहुत सारे चैप्टर, लेकिन वो अलग सेक्शन के हो जाते हैं, तो वो अलग पोर्शन हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल यहीं तक रहेगा। लेकिन ये देखो, ये जितना भी मैं आपको प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा ना, ये सबके सब सॉलिड के लिए है, सॉलिड पर ये जितने भी रूल बना रहे हो ना, सब आप सॉलिड पे अप्लाई कर रहे हो। अब जितना भी आपने रूल बनाया है, यही सब रूल लिक्विड पर भी अप्लाई करेंगे, लेकिन अब वो आपका मैकेनिक्स अलग टाइप का होगा, उसे हम कहेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। क्योंकि लिक्विड को हम क्या कहते हैं, बोलो? फ्लूइड सर। हाँ, लिक्विड को आप फ्लूइड कहते हो ना, बोलो। लिक्विड को आप फ्लूइड कहते हैं, तो सारे मैकेनिक्स के रूल फ्लूइड पर लगेंगे। हाँ, कुछ कह रहे हो बेटा? आवाज आपका अटक रहा है बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो आप? हाँ, ये नोट कर लो इस चैप्टर का नाम, ये आपका अंतिम चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद और कोई चैप्टर नहीं है, ठीक। तो मैकेनिक्स में इतना ही है, लेकिन ये देखना, सारे चैप्टर आप पढ़ लोगे ना, तो ही ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसके सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल आता है, और ये बढ़िया चैप्टर है। तो ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी समय है काफी, ठीक है। तो पहला जो हम लोग का चैप्टर बेटा, वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का शुरुआत करना, ठीक। तो काइनेमेटिक्स तो सर आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। और कोशिश मेरा ये है कि मैं एनएलएम से स्टार्ट आज कर रहा हूँ, और धीरे धीरे करके हम लोग इसे आगे बढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे वीक में क्लास लगेगा उस हिसाब से आपका चलता रहेगा। तो देखता हूँ क्लास का कैसा टाइम टेबल है। आज तो हो गया पहला क्लास आपका, ठीक है, लेकिन अब टाइम टेबल सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, तो आपका रेगुलर क्लास वीक में 2 या 3 दिन जैसे भी सेटलमेंट होता है क्लास का, वो आपका लगता रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आप सभी लोग नीचे हेडिंग डालिएगा, नए पेज में आप एक हेडिंग डाल दीजिए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिएगा। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, सभी लोग हेडिंग डाल दिया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। यस सर। यस सर। ठीक है, डाल दिया सभी लोगों ने हेडिंग? यस सर। हाँ, अब सुनिएगा, देखिए इस चैप्टर में पढ़ना क्या आपको मैं अब एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है, एक एक करके समझाऊंगा। मैंने तो एक ही लाइन में आपको कह दिया, इस पूरे इंटायर चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में? फोर्स के बारे में, ठीक। तो यानी इस पूरे चैप्टर में इंटायरली हम लोग बात करें तो केवल और केवल फोर्स का स्टडी है। तो आप पहला टॉपिक हेडिंग डालिएगा इंट्रोडक्शन। मैं थोड़ा समझा देता हूं इसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन, जल्दी से हेडिंग डालिए सभी लोग, इंट्रोडक्शन। पहला आपका टॉपिक है बेटा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखिए हम इस चैप्टर के बारे में जानकारी ले लेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कंटेंट है, उसके बाद हम टॉपिक का एक एक करके शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला बेटा मैंने एक ही लाइन बोला था, आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस इंटायर चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ फोर्स, यानी स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी और सिस्टम, बॉडी और सिस्टम। अच्छा बेटा एक और सब ध्यान सुनना, यहां पर बॉडी तो सभी लोग जान रहे हो कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, लेकिन यहां पर एक शब्द आ गया सिस्टम। ये सिस्टम क्या है, कोई बच्चा बताएगा मुझे? बताइए, आप में से कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि ये सिस्टम क्या होता है? बॉडी मैं जान रहा हूं,
लेकिन सिस्टम पर फोर्स लगना इसका क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट पर। देखो बेटा, ये बॉडी मैं जान रहा हूं, लेकिन ये सिस्टम मैं जानना चाह रहा हूं, ये सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का चक्कर आपको आगे भी मिलेगा कि कई सिस्टम है बार बार ऐसा। तो बहुत सिस्टम क्या सारे है? बॉडी को मिला के सिस्टम। हाँ, बहुत सारे बॉडी मिलके कलेक्टिवली एक सिस्टम बनाता है, ठीक है। यानी कई सारे मतलब बॉडी है, वो सब एक दूसरे से किसी भी तरह से कनेक्टेड है, किसी भी तरह से, चाहे कि कोई भी फैक्टर हो, किसी भी फैक्टर के थ्रू यदि कनेक्टर है तो वो एक सिस्टम का पार्ट होगा, ठीक है। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल थिंग्स, सबको मिला के जो भी है वो एक क्या होगा, सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अब वो एक बॉडी है या दो बॉडी है, कई सारे बॉडी के हो सकते हैं। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सबको मिला के वो क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। तो बॉडी या सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा। अब अगली बात, आपने बोल दिया भाई फोर्स का स्टडी करेंगे, तो फोर्स लगाते कहां है, किसी भी बॉडी पर, ये आपने देख लिया। अब इसमें एक और बात आती है कि किसी बॉडी पर फोर्स आप लगाएंगे तो क्या क्या आएगा। तो यहां पर मेनली हम बात करेंगे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट पर भी थोड़ा फोकस करेंगे। बट ये सब चीज आपको ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल से जानकारी काइनेमेटिक्स में मिलेगा, बिल्कुल डिटेल से मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप एकदम निश्चिंत रखिए, बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ाऊंगा। तो यहां पर फोर्स की वजह से क्या क्या आएगा, फोर्स की वजह से क्या होगा, यानी आप ये समझ लो कि फंडामेंटल तौर पे मैं कहूं आपसे, तो फोर्स के कारण क्या क्या आएगा। देखो, किसी बॉडी पर मान लो फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो मैंने पहले बोल दिया एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी आएगा, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें, ठीक। तो अब एक चक्कर है, एक इक्वेशन है, आपने देखा भी होगा, F बराबर ma। क्या आप लोगों ने ये इक्वेशन कभी देखा है? यस सर। यस सर। हाँ, यस बिल्कुल बिल्कुल Yes, बेटा, sir. ये आपको पता होगा कि ये फोर्स है, ये सभी को पता होगा, ये फोर्स है। ये बेटा क्या है, आंसर मास। आता है ये मास है, और ये क्या बेटा, आंसर आता है एक्सेलरेशन है। आई होप सभी लोगों को ये क्लियर होगा, फोर्स, Yes, sir. मास, एक्सेलरेशन। यस लेकिन मैं फोर्स को जान रहा हूं, एक्सेलरेशन को जान रहा हूं, लेकिन मैं मास को नहीं जान रहा। मास क्या है मुझे नहीं पता है, तो थोड़ा सा डिटेल हम इसके बारे में भी जानेंगे, इसको भी स्टडी करेंगे कि मास क्या होता है। तो मास क्या है, किसी भी बॉडी का इनर्शिया है। अब मैंने बोल दिया इनर्शिया, ये तो और मतलब उल्टा चीज हो गया। अब ये इनर्शिया क्या है, तो आंसर कहोगे ये मास है। मैं बोला फिर मास क्या है, तो आंसर आएगा इनर्शिया है। तो यहां थोड़ा मिसकंसेप्शन होता है, मिसकंसेप्शन होता है, इनर्शिया मास दोनों दो चीज है। हाँ, ये इनर्शिया मास के मास को हम इनर्शिया के थ्रू डिफाइन कर देते हैं, लेकिन दोनों दो चीज है, ये जान लीजिए। है एक दूसरे कनेक्टेड, ठीक है, लेकिन दोनों दो चीज है। मैं आपको ना आगे ये मैं क्लियर करूंगा, ये मैं क्लियर करूंगा आगे, ठीक है, कि मास क्या है, इनर्शिया क्या है, ये दोनों दो चीजें बेटा, ध्यान रखना आज से। दोनों तो एक ही चीज है नहीं बेटा, दोनों दो चीज है। जैसे मैं बात करूं मास, मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान सुनो। मास क्या है, किसी भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, ठीक। अब ये कौन सा प्रॉपर्टी है, तो भाई इनर्शियल प्रॉपर्टी, इनर्शिया है। तो ये है एक्चुअल में, ये है अमाउंट ऑफ इनर्शिया, अमाउंट ऑफ इनर्शिया, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, आप ऐसे कह देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, जिसके पास क्या हो, यूनिट वगैरह होता है, डायमेंशन वगैरह होता है, वो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो बेटा मुझे बताओ कि मास का यूनिट क्या होता है? मीटर। हाँ, केजी। सॉरी, केजी। जी, केजी गलत बात बेटा, मीटर नहीं, केजी होता है, किलोग्राम, किलोग्राम। और इसे आप शॉर्ट में क्या बोलते हो बेटा, केजी। केजी। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, केजी होता है। तो मास के पास क्या है, यूनिट है, डायमेंशन है, सब कुछ है, ठीक। लेकिन हम बात करें इनर्शिया, आगे आता है ना फैक्टर इनर्शिया,
इनर्शिया। ये देखो, ये भी प्रॉपर्टी है बॉडी का, दोनों एक दूसरे रिलेटेड है। इनर्शिया है तो मास है, मास है तो इनर्शिया है, लेकिन ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मैं लिख देता हूं अच्छे से बेटा, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। आज से मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि देखिए, मास इनर्शिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन मास अलग है, इनर्शिया भी अलग है। कैसे? वो यहां से डिस्टिंक्ट होता है, क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आपने पढ़ा होगा फिजिकल है, कौन सा फिजिकल? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन मैं पूछूं आपसे कि इनर्शिया क्या स्केलर है कि वेक्टर है? आपका कोई रिस्पॉन्स आएगा? बोलो। नो सर। नहीं आएगा। नहीं। क्यों? क्यों नहीं आएगा? आंसर आता सर ये फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। जब है नहीं तो कहां से होगा? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बेटा, और आप इसे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लो, पहले नोट करो अच्छे से। अब अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा, उसके बाद नोट करते रहिए अच्छे से। सर हो गया। हाँ, सभी लोग अच्छे से कर लिए, बीच बीच में ये ब्रेक नहीं करना है। सर हाँ बेटा बोलो। सर इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी कैसे नहीं है? कभी आपने पढ़ा उसके यूनिट होते हैं कुछ भी? नो सर। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये जान लीजिए, नहीं है ये फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। केवल ये किसी बॉडी के स्टेट को बता सकता है, रेस्ट में क्या है नहीं है, बस यही बोलेगा, और कुछ नहीं बोल पाएगा, ये ध्यान रखिए। लेकिन ये क्या है, मास। आप मास को क्या आप मेजर कर सकते हो नहीं कर सकते, ये बताओ? यस सर। केजी में नाप सकते हो, लेकिन इनर्शिया को नाप सकते हो? बताओ। नो सर। नहीं नाप सकते हो। इनर्शिया का मेजरमेंट नहीं, आप बोलते हाँ भाई इसका इनर्शिया ज्यादा है, कंपेयर कर लोगे, लेकिन कितना होगा, हाउ मच, जवाब नहीं आएगा, बिल्कुल जवाब नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। तो दोनों में फर्क पता चला क्या? फर्क, यस सर। हाँ दोनों में फर्क है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका बेसिक इधर हो गया। अच्छा, हम लोग चर्चा करते हैं जैसे कि वेट पर। वेट, भाई आपका वजन कितना है, आपका भार कितना है? तो वेट जो हम लोग बोलते हैं, वेट का यूनिट क्या होता है? कोई बच्चा मुझे जवाब देगा? न्यूटन। केजी। केजी। केजी, एक बोला न्यूटन, और कोई बच्चा? और कोई बच्चा लोग अपना देगा लेके जवाब इस पर? देखिए, हम लोग फिजिक्स में बात करें तो वेट का मतलब एक प्रकार का फोर्स होता है। अब जान लीजिए, वेट का मतलब फोर्स होता है एक प्रकार का, ठीक है। जैसे आप m इंटू जी बोलोगे, मैं कभी भी बोलूं वेट, सीधा आपका आंसर आना चाहिए m इंटू जी। मैं आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा इन सभी चीजों में, इसलिए छोटे छोटे कंसेप्ट को मैं क्लियर करना चाह रहा हूं ताकि आगे चल के आपको परेशानी नहीं हो। तो अगला जो देखो, मैंने मास से रिलेटेड बता दिया कि मास इनर्शिया दो चीज है, ये ध्यान रखिएगा इंट्रोडक्शन में। अगला एक और कंफ्यूजन होता है कहां पर, वेट से लेके, ठीक, वेट पर भी थोड़ा सा कांटा अटकता है। देखिए, वेट कभी भी बोला जाए ना तो इसे तो हम रिप्रेजेंट करेंगे W से, और ये हमेशा क्या होता है, m इंटू जी का फॉर्म होता है। आगे आता है वेट मशीन आता है, वो भी नापता है। तो ध्यान रखिएगा, ये m इंटू जी हम बोल देते हैं, लेकिन वेट मशीन पर नापेंगे तो कुछ और भी हो सकता है। जिसे मैं बोल दूं भाई ये मार्कर का ये वेट कितना है, तो m इंटू जी इसका मास, और इंटू जी, जी आपको पता होगा, जी कितना होगा बेटा, जल्दी बोलो। 9.8। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, जी को क्या बोलते हैं, कोई बच्चा मुझे रिस्पॉन्स करेगा?
Acceleration due to gravity. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वेट है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि यूनिट ऑफ वेट क्या होगा? तो आंसर आता है न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका यूनिट न्यूटन है। तो मतलब ये समझो ना, न्यूटन में पूरा ऐसा लिखोगे तो स्मॉल से लिखना, या फिर रिप्रेजेंट ऐसे एन से कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये छोटा सी एक मिसकंसेप्शन यहाँ होता है, आप नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक। बाकी बेसिक में आपको मैंने बोल दिया कि इस पूरे चैप्टर में हम केवल और केवल फोर्स का ही स्टडी करेंगे, ठीक। पूरा का पूरा फोर्स का स्टडी करना है, इसके अलावा कुछ भी स्टडी नहीं करना है, बस केवल फोर्स फोर्स फोर्स, ठीक है। तो आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोगों ने लिख लिया, बोलो। Yes. यस सर। यस सर। हाँ बेटा, लिख लिया सब लोग, अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा फोर्स का कहानी, ठीक। मास क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली ये क्या है? इनर्शिया का मेजरमेंट, हम ऐसा बोल देते हैं, लेकिन इनर्शिया अलग है, मास अलग है। क्लियर हो गया होगा आपका मिसकंसेप्शन, ठीक। मास के पास अपना यूनिट है, डायमेंशन है, सब कुछ है, लेकिन इनर्शिया के पास कुछ भी नहीं है। किसी बॉडी दो बॉडी के बीच में आप इनर्शिया को कंपेयर कर सकते हैं, इनर्शिया को मेजर नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोबारा इस सब चीजें मैं बताऊंगा नहीं, मैंने बेसिक आपको बता दिया है। अब आपका टॉपिक शुरू होता है यहीं से। पहला जो टॉपिक आता है वो आपका आता है फोर्स, ठीक। फोर्स होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल फोर्स क्या है, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो बेटा आप ये इंट्रोडक्शन में आपको ये समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? Yes, sir. यस Yes. सर। यस सर। और दूसरा एक और चीज, और एक और पॉइंट लिख लो, स्टडी ऑफ एक और पॉइंट लिख लो, स्टडी ऑफ ऑल न्यूटन लॉज related to all Newton laws related to मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी के मोशन से जुड़े हुए न्यूटन के द्वारा दिए गए जितने भी लॉ हैं उन सभी का हम स्टडी करेंगे। देखो न्यूटन ने बहुत सारे लॉ दिए, उन सभी लॉ को यहां नहीं पढ़ना है, जो मोशन से रिलेटेड है उसे ही हम स्टडी करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से सभी लोगों को पता होगा कि भाई न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे, देखे मोशन से रिलेटेड। तो बच्चा मुझे बोलेगा 3. 3. हाँ 3। पहला कौन सा लॉ था बेटा? फर्स्ट लॉ, ये ना? Of inertia. हाँ बेटा, ये फर्स्ट लॉ का चक्कर क्या, कोई बच्चा मुझे बताएगा? An object is at rest unless and until any force is applied. हाँ मतलब आप ये समझिए कि कोई बॉडी रेस्ट में है, अब अपने मोशन को वो कब बदलेगा, जब आप उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे। अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे, बैलेंस लगाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं। बैलेंस फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स आपने जीरो लगाया है, फोर्स लगाया है, लेकिन नेट फोर्स क्या है? वो बैलेंस हो गया, जीरो है, तो मोशन में चेंज नहीं आएगा। मतलब आपने अनबैलेंस फोर्स लगाया, मतलब इधर ज्यादा है इधर कम, तो अनबैलेंस हो गया। तो अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो बॉडी का मोशन चेंज कर जाएगा। बॉडी रेस्ट में है तो दौड़ने लगेगा, चल रहा है तो क्या होगा? उसका रफ्तार और बढ़ जाएगा, या उसका चलने का दिशा बदल जाएगा, या रुक जाएगा। इन सभी फैक्टर पे असर पड़ता है। क्या ये क्लियर है? बोलो जल्दी से। Yes, sir. हाँ, इसके बाद हम आगे बढ़े, ठीक है। तो आता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ किसी बच्चे को मालूम है? मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन बस अभी सुनना मैं चाह रहा हूँ। क्या है बेटा, जल्दी बोलो। Change of the momentum of the body is directly proportional to the external force ऐसे नहीं बोलना applied बेटा, on मैं the बताता हूँ। body. ऐसे नहीं बोलना बेटा, मैं बताता हूँ, सुनना अच्छे से। एक्चुअल में हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट मीन्स डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम बाय डेल्टा टी, चेंज इन टाइम,
ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स का होता है। यानी बेटा यहाँ गौर से आप देखो तो ये क्या है, ये चेंज इन मोमेंटम अपॉन क्या है, चेंज इन टाइम, यानी इतने टाइम में इतने मोमेंटम का चेंज होगा, ये चीज प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। और आगे यहीं से चल के आता है कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, यहीं से ये चीज प्रूफ होता है। ठीक है, तो यही एक्चुअल में न्यूटन का क्या है, सेकंड लॉ है जो न्यूटन ने दिया था लेके, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेटा मुझे ये बताओ कि अगला कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ मालूम है आपको? Every action there. हाँ, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन मतलब आप कहीं पर एक्शन करते हो तो बदले में रिएक्शन देखने को मिले। लेकिन पता है, आपको पता होना चाहिए, इस कंसेप्ट से एक शानदार चीज निकल के आता है। अब वो शानदार चीज क्या है मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना। देखिए, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से प्रकृति में कभी भी अकेला सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्या बोला मैंने? किसी बच्चे को समझ में आया या नहीं आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई विल रिपीट। देखिए, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से आपने पढ़ा है एक्शन रिएक्शन, एक्शन होगा तो रिएक्शन में कोई ना कोई फोर्स आएगा ही आएगा। मतलब ये है कि जब भी फोर्स आता है तो पेयर में आता है, खुद आया अपने साथ एक और लेके आएगा। अकेला फोर्स नेचर में हो ही नहीं सकता है, जब भी आएगा तो दो फोर्स आएगा, पेयर बन के आएगा, जोड़ा में आएगा। अकेला फोर्स प्रकृति में नहीं होता है, नेचर में सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कौन से लॉ से मालूम चला? थर्ड लॉ से। क्या बच्चों ये क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes. पहले ये कंसेप्ट आपके दिमाग में था? बताओ। No, sir. नहीं सर। बिल्कुल, आज एकदम मैं ये बोलूं ना कि कंसेप्ट आप अपना ठीक करिए। मैं ये सारी बात आपको जब मैं पढ़ाऊंगा ना डिटेल से तो मैं लिखाऊंगा। आज तो केवल हम लोग ऐसे बातचीत करेंगे, ज्यादा आज आपको मैं परेशान नहीं करूंगा। मतलब आप ये जान लीजिए, देखो न्यूटन का 3 लॉ है, आपने पहले ही पढ़ा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है, लेकिन अब उसमें क्या क्या अच्छा अच्छा चीज है उसे हमें जानना है। तो एक चीज आप जरूर जाने होंगे, नया चीज, क्या चीज? कि भाई प्रकृति में कभी भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब भी आएगा अपने साथ एक और फोर्स लेके आएगा, ये होता है। ठीक, तो ये सब चीज समझ गए होंगे। अब बार बार फोर्स 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 आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम इसके बारे में पहले जान ही लेते होता क्या है। ठीक बेटा, तो आपका सेकंड जो टॉपिक है वो है, पहले मैं आपको बता देता हूं, ये फोर्स फोर्स का हम चक्कर पे आएंगे, ठीक है, बार बार ये आ रहा है, लेकिन मैं आपसे एक चीज सुनना चाह रहा हूं। आपको यदि पता होगा तो ठीक है, अदरवाइज हम पहले पढ़ लेंगे, देन आफ्टर फोर्स पे आएंगे। तो क्या आपने पहले से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब पहले से पढ़ रखा है या नहीं पढ़ा है? ईमानदारी से बोलना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सब आपने अच्छे से पहले पढ़ लिया है? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, एक दो मैं पॉइंट आपसे पूछ रहा हूं, बस जवाब देना ऐसे ही टाइम पास के लिए। जैसे ए बराबर एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? Change in velocity. Change in by- velocity by time. हाँ, तो एक्चुअल में ये होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ओके, ठीक, ये एक्चुअल डेफिनेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या चीज? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक्चुअल डेफिनेशन है। अब इसी में मैं आपको बताऊं बेटा, ध्यान सुनना अच्छे से। गलती से टाइम बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा टाइम हो गया, तो क्या करते हैं? बहुत छोटा समय हो गया, बहुत छोटा, तो इसी में लगा देते हैं हम लोग लिमिट। अब लिमिट में क्या हो गया कि डेल्टा टी आपका बहुत छोटा है, किसके लिए? डीवी बाय dt के लिए। ठीक है, तो यहां पर इसी चीज को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, डीवी बाय dt। ठीक, इसका मतलब ये बहुत छोटे समय के लिए है, और इसी चीज को मैंने क्या लिख दिया? डीवी बाय dt। एक्चुअल में ये क्या है? ये है आपका v, यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। कि ये बात आपको समझ में आ रहा है? बोलो। Yes. Yes, sir. हाँ ठीक है बेटा, आपको पता है, अच्छी बात है, लेकिन मैं यही कहूंगा फिर भी आप इसे नोट कर लेंगे। एक और पॉइंट, अभी नोट मत करिए, पहले समझिए। एक और पॉइंट, फिर आपका आता है वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का चक्कर क्या है? v बराबर क्या होता है?
डी बाई टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ देखिए ds/dt मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यानी आप ये समझिए कि डिफरेंशिएशन किसका हम कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो आपको क्या मिला, क्या मिला आपको, वेलोसिटी। वेलोसिटी मिला। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट बहुत ही खतरनाक पॉइंट्स हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक, अब आपको इसी में और भी कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताता हूँ, बड़ा मजा आएगा इसमें। देखिए a बराबर बेटा आपको मिला dv/dt, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं a इंटू dt और बराबर में dv, बोलो। Yes, sir. यस सर। हाँ, अब छोटे छोटे देखो ये बहुत ही छोटा अमाउंट है, मतलब आप ये समझो कि a इंटू डी टी यानी एक्सेलरेशन को बहुत ही छोटे समय से मल्टीप्लाई किया तो वेलोसिटी में बहुत ही छोटा सा चेंज आएगा। अब इन सभी छोटे छोटे चेंज को जोड़ के लंबा चेंज निकालना है, ठीक है, यानी dv बराबर a इंटू डी टी है, तो छोटे छोटे चेंज को जोड़ के पूरा लंबा चेंज निकालना है। तो क्या करेंगे यहां पर हम लगा देंगे इंटीग्रेशन। क्या बच्चों ये कंसेप्ट क्लियर है, बोलो कैसे किया यहाँ पर। Yes, sir. हाँ, यस सर। अब यहीं से यहां देखो v इंटू डी टी बराबर क्या हो जाएगा ds, तो ds बराबर क्या होगा v इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन लगा दो तो यहां से आपको क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स देखने में लग रहे हैं लेकिन आगे चल के ये खतरनाक बन सकता है, ये ध्यान रखना। तो ये सारी चीज तो आपको पता होना चाहिए। प्लस में आपको मैं एक और चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना सही से। देखिए ध्यान सुनिएगा अच्छे से, जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो बेटा, क्या बोला है जल्दी से बोलो, Constant. जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो जल्दी बोलो, कांस्टेंट। हाँ, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो कुछ आपको फॉर्मूला वगैरह सर ने पढ़ाया होगा, वो फॉर्मूले याद है आपको, जैसे कि v बराबर u प्लस AT, सभी लोगों को मालूम है। Yes, sir. हाँ, बिल्कुल। किसी बच्चे, हाँ बोलो, ये इसमें दिक्कत है कि ये नहीं पता किसी बच्चे को, तो आप हाथ उठा लेंगे। पता है सर। हाँ सबको पता है, फिर ठीक है, किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है नहीं पता तो हाथ कर लो। हाँ, एक आयुष को नहीं पता है, और कोई बच्चा, बेटा आयुष एक चीज सुन लो, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान सुनना। देखो ये फॉर्मूला हालांकि इसी से सॉल्व होके आता है, ये काइनेमेटिक्स में आपको बता दिया जाएगा, आप चिंता नहीं करिए। देखिए ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब आपका एक कांस्टेंट हो। अब आपको इसमें भी समझने का नीड है, यहाँ ये क्या है, बाद का वेलोसिटी, ये क्या है, शुरू का वेलोसिटी, ये a है और ये t है। एक दो क्वेश्चन मैं करा दूंगा, इस पर आपको अच्छे से क्लियर होगा, चिंता मत करिए। बेटा ये क्या है, बाद का, ये क्या है, शुरू में I लगाता हूं मतलब इनिशियल, और F लगाता हूं मतलब बाद का, फाइनल, समझ जाइएगा। अगला है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला छोटा छोटा है लेकिन याद रखना है इसे। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये बॉडी का शुरू का वेलोसिटी, ये टाइम है, ये नंबर आपको पता है, हाफ 1/2, और ये a है एक्सेलरेशन, और ये टाइम का स्क्वायर है। तो यहां से आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसके बाद है v का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, ठीक। तो ये तीनों फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो इन तीनों में से किसी फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, देयरफॉर हम इसकी ओर चलेंगे। आई विल रिपीट, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनना अच्छे से, आप अच्छे से सुनना। यहाँ पर मैंने बेटा आपको ये बोला कि ये तीन फॉर्मूला काइनेमेटिक्स में पढ़ना है। हो सकता है कोई बच्चा नहीं पढ़ा होगा, ये 9th में रहता है, 9th क्लास में था ये पहले, ठीक है। तो मैं ये मान रहा हूँ आपको नहीं पता है, ठीक है, आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आप चिंता मत करिए, काइनेमेटिक्स में डिटेल से आपको फिर से पढ़ाया जाएगा। लेकिन देखो मैं चैप्टर भी शुरू कर रहा हूं तो चैप्टर में इसका थोड़ा बहुत तो यूज आएगा ही आएगा, आप भी जान रहे हैं ये चीज, थोड़ा बहुत तो यूज आना ही आना है। तो इसके लिए मैं बस बेसिक चीज भी बता रहा हूं, भाई हाँ ऐसा होता है, आप ये ध्यान रखिए। बाकी इसका फॉर्मूला का प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये 2 सेकंड में से मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक। लेकिन अब इसे समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर v क्या है, u क्या है, a क्या है, ये चीज समझना आपको होगा। ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा ना तो दिक्कत होगा, इसे समझिए अच्छे से। तो मैं थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो
अब ऐसा समझो बेटा कि मान लो कोई बॉडी यहां पर था, यहां पर बॉडी था पहले, ठीक, शुरू में बेटा इसका रफ्तार कितना था, u था। अब इसका जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन a है, ध्यान से सुनना, बॉडी यहां पर था, शुरू में इसका रफ्तार इतना था, कुछ ना कुछ होगा वेलोसिटी इसका, एक्सेलरेशन इसका कितना था, a था, ठीक है, ये शुरू की कहानी है। तो बॉडी आगे जाएगा जाएगा, तो अभी आपके घड़ी में समय है मान लीजिए 0, मैंने चेक किया 0 समय था, यहाँ का कहानी ये था। तो कुछ देर के बाद बॉडी यहाँ पर पहुंचेगा, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसका रफ्तार पूरा बढ़ जाएगा या घट जाएगा, आई डोंट नो, मैंने बाद का रफ्तार भी मान लिया, ठीक। अब जरा सोचो कि मैंने समय भाई पता लगाया, तो मान लो घड़ी में समय कितना हुआ, t सेकंड लगा, तो अब देखिए यहां से यहां आने में समय लगा t, अब वेलोसिटी शुरू का था, तो इन सभी में रिलेशन मैंने आपको ये बताया है। अब मान लो ये बॉडी कितना आगे चला है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो कितना आगे गया, ऐसा गया, तो ये जितने भी टर्म आप यहाँ देख रहे हो ना, इन सभी में रिलेशन ये फॉर्मूला देता है, ठीक है। आपको वेलोसिटी निकालना है, ये लगा लो या ये लगा लो, बाद का शुरू का जो भी है, तो ये फैक्टर बस आपको पहले पता रहना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना, याद रहेगा, पता रहेगा, सवाल बनाने में आपको कष्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक। लेकिन नहीं पता है तो ये जानिए आपको दिक्कत होगा बेटा, दिक्कत होगा। इसलिए मैं भी शुरू में ये चीज आपको बता रहा हूं कि आप आगे चल के आप परेशानी खड़ा ना करें, आपको पहले से ये पता रहे, ठीक। 1-2 सवाल मैं आपको करा दूंगा अभी, इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, 1-2 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, आप एकदम हैप्पी हो जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि कल को मान लो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं हो, क्या बोला मैंने आपको, कल को बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपका एक्सेलरेशन टाइम के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ, किसी भी के साथ वो बदल रहा है। मैंने क्या बोला बेटा, ध्यान से, आपको समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है मैं फिर से रिपीट करा दूं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये 3 फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को मान लो एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल हो, कांस्टेंट नहीं हो, तो ये तीनों फॉर्मूला काम करेगा या नहीं करेगा, बस मैं ये सुनना चाह रहा हूं आपसे। नो सर नहीं नहीं करेंगे। नो सर नहीं नहीं करेगा। करेगा, तो फिर कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, सॉरी ये वाला, ये वाला, ये फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर हम ये सब यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कांस्टेंट है तो ये लगाएंगे, अब वेरिएबल हुआ तो ये से चलना है, ये ध्यान रखिएगा। तो वेरिएबल का जो कहानी है वो अपना काइनेमेटिक्स में ढेर सारा चीज सब पढ़ाया जाएगा, एकदम आप निश्चिंत रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तो आपका बेटा काइनेमेटिक्स हुआ है या नहीं हुआ है, नो सर नहीं नो हुआ है। सर, नो सर सर नहीं नहीं हुआ हुआ, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सर। सर पढ़ाएंगे सर, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज आपको वहां पे जानकारी अच्छे से मिल जाएगा, एकदम निश्चिंत रहिए, बाकी मैंने बता ही दिया, और थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन मैं करा ही दूंगा, इसके लिए एकदम आप रिलैक्स रहिए, कोई चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपको बस याद रहना चाहिए चीज। क्या बच्चा लोग सभी को ये याद रहेगा, बोलो, देखो एक चीज ध्यान रखना है बेटा, कैसे नोट करना है, देखो कैसे नोट करना है। हाँ, ये जो मैंने घेर दिया ना, खास करके आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक। बाकी एक ये है, एक ये है, ये आपको पता है, ठीक है, नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक बेटा, नोट कर लोगे ना इसे, यस सर, Yes, sir. हाँ बेटा, जल्दी से नोट करो, जल्दी से करो। सर हो गया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो मेन हम लोग का है फोर्स का कंसेप्ट, फोर्स पर आते हैं हम सीधा, फोर्स का शुरुआत करते हैं, बाकी हम लोग सवाल, ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा, ढेर सारा सवाल हम बनाएंगे। हाँ बेटा देखो, अब आपसे मैं पूछूंगा सीधा फोर्स, ठीक। बेसिक मैंने आपको बता दिया है, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, आपका भी मन खुश हो जाएगा, मेरा भी मन खुश हो जाएगा, हाँ आपने समझा है। एक क्वेश्चन मैं पहले करा देता हूं, और आपने क्वेश्चन वाकई में समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान सुनो, ध्यान से। मान लो बेटा कि यहां पर एक बस है, ठीक,
बस यहां पर है। यस सर। अब बस का रफ्तार शुरू में कितना था, 10 मीटर पर सेकंड। अब ड्राइवर ने एक्सीलरेटर दबाया, होता है ना जब पैर से एक्सीलरेटर दबाता है, या मोटरसाइकिल में देखा होगा एक्सीलरेटर, ठीक। Yes, sir. एक्सीलरेट इसको गाड़ी को क्या करता है, एक्सीलरेट करता है। कितने से मान लो, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक। तो ये शुरू की कहानी थी। तो आप मुझे बताओ ये चीज शुरू की कहानी थी इनिशियली, ये कब की कहानी है, शुरू में इनिशियली ऐसा था। तो आपको फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 वेलोसिटी। अच्छा ये स्क्वायर क्यों दिया, शुरू का वेलोसिटी है, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। ये दोनों पार्ट सॉल्व करिए तो जल्दी से। सर वो 2 मीटर पर सेकंड पर टाइम है ना। पहला का क्या सॉल्यूशन निकला, देखिए बाद का वेलोसिटी निकालना है, तो बाद का क्या होगा, v बराबर u प्लस kt लगा लेंगे आप लोग। जीरो बाद है का ना। v हमें पता नहीं, लेकिन शुरू का मालूम है कितना, 10, a कितना है 2। देखो ये इसी जिधर आपका ये u है, जिधर जा रहा है उधर ही एक्सेलरेशन है, तो ये a प्लस के साथ लेंगे, और टाइम कितना बोला है 4। तो सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा, ये तो 2 है, तो क्या हो जाएगा 818 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बच्चा लोग, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. s बराबर क्या होगा u, तो u कितना 10, t कितना 2 प्लस हाफ a कितना 2, और इनटू में t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4। सॉल्व कर लीजिए कितना होगा 20, और ये 24 प्लस का मीटर। कितना 424 मीटर, कितना गाड़ी आगे चला होगा, ठीक। तो जल्दी से नोट कर लीजिए सॉल्यूशन को। अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इसमें विशेष परेशानी होना। देखिए ये a देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ये तीनों फार्मूला लगेगा। कल को ये कांस्टेंट नहीं होता, ये फार्मूला भी नहीं लगता, बस मैं यही समझाना आपको चाह रहा हूँ, ठीक। तो जल्दी से नोट रही क्विकली। हो गया नोट बेटा, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आपका हो गया ना, अब ये तो आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी लोग नीचे हेडिंग डालिए, अगला टॉपिक फोर्स। फोर्स क्या होता है, हम अब इस बातों पे आते हैं। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है, अब हम इसे समझते हैं। तो सभी लोगों ने हेडिंग डाल दिया फोर्स। Yes, sir. हाँ बेटा, फोर्स क्या होता है, तो बेटा मुझे ये बताओ, आप में से कोई भी जाने ये फोर्स है क्या, क्या होता है फोर्स, कोई बच्चा मुझे बताएगा, जल्दी से बताओ, बच्चा मुझे बताएगा। हाँ पुश बोलो और बेटा। पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। हाँ, किसी भी बॉडी को पुश करना या पुल करना क्या होता है, फोर्स होता है। एकदम सिंपल डेफिनेशन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहां देखिएगा, आपको समझ में पूरा बात आ जाएगा। देखिए ये जो यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये इस बॉडी को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, देखो आप गौर से, Push. पुश कर रहा है या खींच रहा है, Push. पुश कर रहा है, यानी धक्का लगा रहा है, पुश कर रहा है, ठीक। तो पुश करेगा तो कुछ ना कुछ ये अप्लाई किया है, ये समझ रहे हो आप। अच्छा एक और व्यक्ति है, अब ये क्या कर रहा है, यहां देखिएगा सही से, ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, ये खींच रहा है ना। देखो ये कर रहा है पुश,
और ये बेचारा क्या कर रहा है, पुल यानी खींच रहा है। तो दोनों क्या करना चाह रहा है, दोनों बॉडी को मूव कराना चाह रहा है, ट्राई टू मूव। समझ रहे बात को, बॉडी को मूव कराने का प्रयास कर रहा है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो आपने सिंपल लैंग्वेज में बोला फोर्स क्या है, फोर्स का डेफिनेशन आपने बोला पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट नोन एज फोर्स। एकदम सिंपल भाषा में हम बोले। ठीक, अभी और सारी बातों पे आएंगे। देखिए आगे बढ़े हम इसी में। तो ये क्या है, पुल या पुश के थ्रू क्या करते हैं, बॉडी को मूव करा देते हैं। तो जो भी आप फैक्टर आपने लगाया उसे ही आप कह रहे हैं फोर्स। ये क्लियर हो गया होगा। अब आप जरा सोचिए कि इसका ये एक फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है, जल्दी बोलिए, क्या ये एक फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? यस सर है। Yes, sir. ऐसा है। बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटी है, बिल्कुल बिल्कुल। अब फिजिकल क्वांटिटी है तो ये स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर। वेक्टर सही जवाब, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके 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 ओके, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके ओके बेटा, इसका यूनिट क्या होता है, इसको हम मेजर करते हैं ना, तो किसी ना किसी यूनिट में इसको मेजर करते हैं, तो वो यूनिट क्या है? न्यूटन। हाँ, इसके जो यूनिट होंगे वो होंगे न्यूटन। ठीक, और इसे सिंगल लेटर में लिखे तो कैपिटल एन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसको हम इसके अमाउंट को, फोर्स के अमाउंट को जो हम मेजर करते हैं वो हमेशा न्यूटन में करते हैं। जैसे लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं, उसी तरह फोर्स को हम किस में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। क्लियर बच्चा लोग? यस Yes, सर। sir. हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो आपने न्यूटन लिखा है ये एक्चुअल में कौन सा यूनिट है, एमकेएस वाला। कौन सा? एमकेएस। कौन सा, जल्दी बोलो। एमकेएस। MKS. एस MKS सिस्टम। एमकेएस का मतलब क्या बोलो? मीटर किलोग्राम सेकंड। किलोग्राम सेकंड, इससे इसमें मिल गया। लेकिन एक होता है सीजीएस यूनिट भी होता है बेटा। सीजीएस यूनिट में क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। हाँ, सीजीएस होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या होता है, जल्दी बोलो। सेकेंड। Time. हाँ, डायन होता है, बिल्कुल। अब ये बताइए कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना डायन बेटा? 10 to the power 5 डायन। 5 times. हाँ, 10 का पावर 5 डायन। ध्यान रखना इस बात का। ठीक, एकदम ये क्लियर आना चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। फोर्स क्या है कि अमाउंट, वो अमाउंट है जिससे आप ये पुल या पुश करते हैं, ये फोर्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा ये वेक्टर है तो डेफिनेटली फोर्स के पास क्या होगा, डायरेक्शन। और डायरेक्शन दोनों होगा। यस सर। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, तो मैं लिख दूं भाई क्या चीज, फोर्स हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। क्या बच्चा लोग ये समझ में आपको आया या नहीं आया, जल्दी से बोल दो। यस सर। हाँ, तो फोर्स के बारे में इतना डिटेल मेरे हिसाब से काफी है। एक दो पॉइंट और लिखाऊंगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो जल्दी से इसको नोट करिए जल्दी से। सर ओके। हाँ भाई, सभी लोगों का हो गया? यस सर। चलो ठीक है बेटा, हो गया, अच्छी बात है, हो गया तो अच्छी बात है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन पता है ये जो डेफिनेशन आपको मैंने लिखा है पुल या पुश, ये थोड़ा सा इनसफिशिएंट डेफिनेशन है। अब कहोगे कैसे? आपने बोला भाई पुश या पुल करेगा तो ही फोर्स होगा, तो कहीं कहीं जैसे देखो यहां पर एक जने क्या था, धक्का मारते हुए दिखा, एक जने क्या कर रहा है, खींच रहा है, आपको दिख गया। लेकिन हो सकता है कि आपको कहीं दिखे ही नहीं। जैसे मान लो ये मार्कर है, मैंने इसे छोड़ दिया, ये नीचे आ रहा है, क्यों नीचे आया? कोई जवाब देगा? Gravitational force. हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आपको ये दिख रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स? नो सर। नो अरे ऐसा थोड़ी है कि ये यहां पर इसको मैंने रख दिया, धरती मैया आई इसको खींच के अपनी ओर ले गई, ऐसा है क्या? भूत बन के? नो सर। है नहीं। एक्चुअल में कुछ फोर्स को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ को आप नहीं कर सकते हैं। कैसे लगा, क्या हुआ, नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं चलेगा। उसको बोलते हैं फील्ड फोर्स। में आगे चर्चा करूंगा। तो ये देखो सिंपल वे में मैं बोलूं तो फोर्स एक्चुअल में इंटरेक्शन को भी बताता है। इंटरेक्शन यानी इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये इसको बता। जैसे मान लो ये बॉडी क्या है, ये बॉडी, मैं दो बॉडी लेता हूं, उन दोनों के बीच में क्या हुआ, इंटरेक्शन फोर्स लगेगा, हमेशा लगेगा। तो ये एक्चुअल में इंटरेक्शन को भी बताता है फोर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो आपको मैंने सिंपल डेफिनेशन बोला है फोर्स का, वो क्या है, किसी बॉडी को पुल करना या पुश करना फोर्स होता है। ठीक, एकदम ये सिंपल डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछे तुरंत बता दीजिएगा। अब अगला बेटा पार्ट है टाइप्स ऑफ फोर्स। बट लेकिन उससे पहली बात मैं आपको करूं, फंडामेंटल फोर्स नेचर में कितना होता है। देखो मैं आपको ये भी थोड़ा सा बता रहा हूं कि साइंस क्या है बेटा, साइंस होता क्या है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? बोलो, आप में से बेटा कोई जवाब मुझे देगा? साइंस क्या है, साइंस क्यों पढ़ रहे हैं? नीट निकालने के लिए क्या केवल? बोलो, कोई बच्चा मुझे जवाब दे लेके, मैं सुनना चाह रहा हूं। अपने सराउंडिंग को जानने के लिए। देखिए कोई बच्चा से पूछा जाए क्यों पढ़ रहे हो, वो सीधा बोलेगा नीट निकालना है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। देखिए साइंस का मतलब पता क्या है, साइंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर। ये ध्यान रखिएगा, नेचर का अध्ययन या लॉज ऑफ नेचर। Sir, to understand the natural बिल्कुल, ये phenomena. एकदम सिंपल बात मैं कह रहा हूँ साइंस के बारे में। साइंस क्यों पढ़ रहे हैं? तो नेचर में भी कुछ नियम कानून हैं, उनको स्टडी करते हैं। नेचर को पढ़ना है, नेचर को जानना है, इसके लिए आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। आप जहां भी देख लो आपको हर एक जगह फिजिक्स दिख जाएगा, हर एक जगह। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं। जब आप चैप्टर को स्टडी करेंगे अपने आप फीलिंग आने लगे, हाँ भाई यहाँ ये फिजिक्स आ रहा है, यहाँ ऐसा कहानी है। तो हम साइंस क्यों पढ़ रहे हैं? नेचर को स्टडी करने के लिए, नेचर का अध्ययन करने के लिए हम साइंस पढ़ रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा ये चीज। अब इसमें हमने फोर्स पढ़ा, तो भाई नेचर को पढ़ो तो नेचर में फंडामेंटल कितने फोर्स है होगा ना, प्रकृति में कुछ स्पेशल टाइप का फोर्स होगा, वो कितने हैं, फंडामेंटल फोर्स कितने हैं? 4 तो अगला हेडिंग डालना टॉम बेटा, फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फंडामेंटल फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 हाँ 4 होता है, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला जो फोर्स होता है बेटा, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो नीचे लिखिएगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, नीचे लिखो बेटा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स। लिख लिया सभी लोगों ने? यस सर। यस सर। Yes. तो आपने क्या जाना, फंडामेंटल फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बिल्कुल। अब बेटा सुनो अच्छे से, सबसे पहला फंडामेंटल फोर्स कौन है? आंसर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ध्यान रखिएगा, प्रकृति का सबसे पहला फंडामेंटल फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा बेटा, जल्दी बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force. हाँ बेटा, मुझे ये बताओ, आप में से कोई जना जवाब मुझे देना, ये होता क्या है? क्या होता है ये? Force applied due to gravity. आप में से और कोई बच्चा बोले। सर कोई भी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी चीज को ऊपर फेंकेंगे नीचे आएगा, ये होगा। चलिए मैं आपको जवाब देता हूँ, देखिए। सर जो दो बॉडी के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो होता है। हाँ, अट्रैक्शन ऐसे भी कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये आता क्यों है? तो ड्यू टू इनर्शियल प्रॉपर्टी, मास की वजह से आता है। मैं आपको समझाता हूँ, आई विल एक्सप्लेन। देखो यहाँ देखो बेटा, देखो यहाँ ध्यान से कि एक बॉडी आपने यहां लिया है, इसका कुछ मास आप मान लीजिए मास, ऐसा, ठीक है। इसका मास मान लीजिए, मैंने मान लिया स्मॉल m, ठीक। अब यहां से कुछ दूरी पर एक दूसरा लिया है बॉडी, ये कैपिटल M इसका मास है, ठीक। ये दूरी कितना है? कैपिटल R मैं बोल रहा हूं, सुनना अच्छे से। तो क्या होता ना कि दो मास आप ले रहे हो, दो मास, ठीक। अब दोनों का मास डिफरेंट है, हो सकता है अलग अलग टाइप का बॉडी है, क्या है नहीं है मैं नहीं जान रहा। इन दोनों बॉडी के बीच में हमेशा एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। मतलब क्या? मतलब ये कि ये बॉडी इसको अपनी ओर खींच रहा है, ये बॉडी इसको अपनी ओर खींच रहा है। मतलब क्या कि दो आप पार्टिकल लेते हो या दो मास लेते हो, दोनों बॉडी एक दूसरी को अपनी ओर खींचता है। लग रहा है आपको बात समझ में नहीं आया? आ गया सर। क्या बोला बेटा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर, देखो दोनों बॉडी, देखो ये क्यों, जिस बॉडी में मास होगा वो इसको फॉलो करेगा। क्या मैं कह रहा हूं? जिस बॉडी में मास होगा वो इसको फॉलो करेगा, रूल को जान लो। तो जैसे मैं ये कह रहा हूं कि एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, दोनों में मास है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। यही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक। तो ये आप गौर से देखो, तो पहली बात, ये नेचर में अट्रैक्टिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, या दोनों को रिपेल कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। Attract. हाँ, अट्रैक्ट कर रहा है। तो पहला पॉइंट बेटा इसमें क्या बना? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव इन नेचर, ये ध्यान रखिएगा, ये नेचर में हमेशा कैसा होता है बेटा? अट्रैक्टिव होता है, आकर्षित करता है एक दूसरे को, ठीक है। अब अगली बात, यहां पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करें, तो इस पर मान लो F लगा, इस पर क्या लगा? इस पर F डैश, इस पर F मान लो। तो F डैश और F मैग्नीट्यूड में क्या होगा बेटा? दोनों पर देखो, जितना इस पर है उतना ही इस पर है। न्यूटन का थर्ड लॉ, जितना इस पर उतना ही इस पर। अकेला केवल इसी पर नहीं लगेगा, केवल अकेला इसी पर नहीं लगेगा, दोनों पर लगेगा, जान लीजिए, ठीक। न्यूटन का नियम ही यही है। लेकिन दोनों की बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन बेटा दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट है डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में आपको आया कि नहीं आया? बोलो। Yes, sir. यस सर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, Yes. मतलब सेम इन मैग्नीट्यूड, सेम बोथ फोर्स, ऐसा लिखता हूं मैं आपको, बोथ फोर्स सेम इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction, ठीक है बेटा? ओके, चकाचक है, बोलो। यस सर। हाँ बेटा, ओके। तो आप ये समझ गए होंगे, देखिए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है, ठीक।
क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इसके कारण इस पर फोर्स आया ना, तो 100% इसके कारण भी इस पर फोर्स आएगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये नेचर का नियम ही है, नेचर का ये नियम ही है, कभी भी फोर्स अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, जब भी आएगा तो अपने साथ एक और उठा के लाएगा। क्या बच्चों ये पुरानी बात याद आ रही है जो मैंने बोला था पहले? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो आप इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको मेरे हिसाब से कि जब भी फोर्स आएगा तो पेयर में आएगा, अकेला फोर्स कभी आएगा? No, sir. नो सर। No, हाँ sir. बेटा, ये ध्यान रखना। No, ये sir. पता, देखो ये जो मैंने पॉइंट बोला ना, इससे बहुत जबरदस्त, मैं बोला ना कि बहुत सारे बच्चे भी इसमें मिसकंसेप्शन इनको हो जाता है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा बात है लेकिन बहुत ही ज्ञान की बात इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए ये सब चीज, ठीक है? तो बस एकदम सिंपल, इस पर आया तो इस पर भी आना ही आना है, नहीं आएगा सवाल ही नहीं है, ठीक? अब आपने ये देख लिया। दूसरी बात, इस एफ का मैग्नीट्यूड कितना होता है, एफ का वैल्यू कितना होता है, तो सुनना बेटा अच्छे से। एफ या फिर एफ डैश की मैं बात करूं तो आंसर आता है जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। ये न्यूटन साहब ने दिया था लेके, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और जी यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, यूनिवर्सल है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में जी सभी जगह ये वैलिड है, कैपिटल जी सभी जगह। इसका वैल्यू कितना है, कोई बच्चा मुझे बोलेगा? 6.67 into 10 to the power minus 11. 6.67 इंटू 10 का पावर Minus 11. हाँ सही बोला बेटा आपने, -11, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इसके यूनिट कोई बच्चा बता सकता है इसमें क्या यूनिट लगेगा? नहीं बोलेगा? Newton. न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। मीटर स्क्वायर पर केजी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। बाकी अपना वो कट पे न्यूटन का रख के कट के ठीक कर लेना बाद में, अपना अलग बात है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये अपना है बेसिक सा निकल गया है। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए। Yes, sir. हाँ, तो ये दिख गया हो आपको। एक और बात आपको मैं बता दूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नीट्यूड में थोड़ा छोटा होता है, अमाउंट में बहुत छोटा होता है, वीक होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये थोड़ा वीक फोर्स है, वीक फोर्स है ये सबसे वीक फोर्स है, जितने भी नेचर में फोर्स है ना, सबसे वीक फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स ये है। समझ में आ रहा बात? यस सर। Yes, sir. मतलब आप ये समझ लीजिए, मैंने क्या बोला कि 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, चारों फंडामेंटल फोर्स में सबसे वीक फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बच्चों ये बात आपके दिमाग में रहेगा? यस सर। बिल्कुल। तो ये क्या है? वीक फोर्स, वीक फोर्स विद रेस्पेक्ट टू और रेस्ट अदर, विद रेस्पेक्ट टू, ऐसा लिखता हूं, विद रेस्पेक्ट टू अदर, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। मतलब वीक फोर्स है बाकी अदर के रेस्पेक्ट में, ये सबसे वीक है, ये ध्यान रख लो, ठीक। लेकिन बेटा ये जान लो इसका रेंज है ना, ये बहुत ही लंबे रेंज का होता है। मतलब पार्टिकल मान लो एक कहीं और है, जरा आप सोचो कि सन कहां है, अर्थ कहां है, इसके बीच में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है कि नहीं करता, ये बोलो। Yes, sir. बिल्कुल करता है। तो जरा सोचो ये काफी लंबे रेंज का है कि नहीं है? Yes, sir. बिल्कुल। हाँ, ये आप एक और चीज माइंड में सेट कर लो, जो जितना कमजोर होगा ना उसका रेंज उतना ही ज्यादा होगा। फोर्स के मामले में जो जितना कमजोर फोर्स होगा उसका रेंज उतना ही ज्यादा होगा। तो ये वेरी लॉन्ग रेंज, वेरी लॉन्ग रेंज, बहुत ही इसका लंबा रेंज होता है। ये शॉर्टर नहीं, बहुत ही लॉन्ग रेंज का है। सबसे ज्यादा लॉन्ग रेंज का कौन फोर्स है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या बच्चों ये पूरा क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो। एक और बात बेटा आप यहाँ देखो गौर से, तो F प्रोपोर्शनल 1/r² बेटा आपको दिखा, जल्दी से बोलो। Yes, sir.
बेटा इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स यानी उल्टा, स्क्वायर लॉ इसी को बोलते हैं। मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स किसको फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। किसको बोलो, इनवर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। हाँ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये ध्यान रखिएगा, इसी को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, क्लियर है, बोलो। Yes. और लगभग देखो एक दो फोर्स को छोड़ दो, ठीक है, तो मैक्सिमम जितने भी फोर्स है ना, लगभग सबका सब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक, तो बेटा इसे नोट कर लो। मुझे इसे फिर से समझाना है या पूरा ये कंसेप्ट चकाचक है, बस मुझे इतना जवाब Sir, Clear. पूरा ना, तो ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको। हाँ बेटा कुछ पूछना है, बोलो। sir, very long range मतलब लॉन्ग रेंज का मतलब ये है कि ये मतलब दो पार्टिकल को बहुत ज्यादा दूरी पर भी रख दोगे ना तो भी उसके बीच ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा। ये उसके बीच की दूरी, रेंज मतलब क्या, बीच की दूरी। okay नहीं है समझ sir. में, Sir, आ रेंज का गया. मतलब क्या, दो पार्टिकल के बीच की दूरी। समझ में आया क्या, बोलो। Yes sir. हाँ बेटा नोट करो, नोट करो, सभी लोग जल्दी नोट लेंगे तेजी से। The complete. हाँ बेटा हो गया, नोट हो गया। Yes sir. हाँ बेटा ठीक है, यस सर, ठीक है बेटा, इसे मिटा दूं मैं। यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, ठीक ठीक, ओके ओके। अब हम एक क्वेश्चन इस पर करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, शांत होकर अच्छे से सुनिएगा तो बहुत मजा आएगा। लेकिन अभी मैं आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है, बहुत बहुत आनंद आएगा। ये छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा, 11th के एग्जाम में, तो वहां पर हो सकता है आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो हमें बेवकूफ बनना नहीं है। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूं। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम फोर्स की, ठीक, न्यूटन की बात करते हैं। बेटा आपने जैसे देखा होगा F बराबर ma, ओके, ये देखा होगा आपने। बेटा ये m क्या है, kg, a क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी चीज को बेटा आपने क्या लिख दिया, बोलो, क्या लिख दिया, बोलो, न्यूटन रिप्लेस कर दिया, इसी चीज को न्यूटन लिख दिया। बेटा ये भी MKS यूनिट ही है, लेकिन इसी को समान रूप से हमने न्यूटन बोल दिया। क्लियर है, बोलो। यस सर, यस सर। हाँ ये ध्यान रखिएगा, एकदम क्लियर है। मैं इसके डायमेंशन को बेटा निकालूं, डायमेंशन, तो क्या होगा, केजी के लिए कैपिटल M, मीटर के लिए लेंथ L होता है, आपको पता होना चाहिए, और बाय में क्या है, बोलो, नीचे क्या है, T का स्क्वायर। तो फाइनली ये सॉल्व हो क्या है बेटा, ML T का -2, ये आ गया डायमेंशन। सभी बच्चों को क्लियर है, बोलो। Yes sir. यस सर, ये यूनिट डायमेंशन, ये ध्यान रखना चाहिए फोर्स का, ओके। अब हम यही बात करते हैं कहां पर, अभी जी के लिए बात करते हैं। तो जी की बात आपने की, तो जी के बारे में देखा, तो जी का वैल्यू क्या था, 6.67 इंटू 10 का पावर -11, और आपने लिखा क्या चीज, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ऐसा लिखा। तो केजी का स्क्वायर, केजी का स्क्वायर, क्योंकि मास इंटू मास था। नहीं ऐसा मेरा, जल्दी बोलो। यस सर, क्लियर। हाँ अब बेटा आप समझो जरा ध्यान से, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना है, ध्यान में थोड़ा सा यही चीज मैं क्लियर करना चाहूँ, मैं इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो न्यूटन को क्या लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर बाय में केजी का स्क्वायर। क्या बच्चा लोग ये क्लियर है, जल्दी बोलो। यस सर। Yes. हाँ क्लियर। बेटा 1 केजी से 1 केजी कटेगा तो 1 केजी केवल बचेगा, जल्दी बोलो। यस यस सर, हाँ बेटा शाम को समझ लो, m इंटू एम का स्क्वायर क्या होता है, एम क्यूब। मीटर क्यूब पर केजी पर सेकेंड स्क्वायर। लग रहा समझ में नहीं आया आपको, Yes sir. आगे. देखो आप देखो ना, ये केजी नीचे है ना, तो मीटर क्यूब पर केजी पर सेकेंड स्क्वायर, गॉट इट।
बोलो। Yes, sir. आ गया. Yes, sir. ये इसका प्योर यूनिट, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है, ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है, तो कंफ्यूज आप नहीं होना है आपने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यूनिट ऑफ जी, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसका मैं डायमेंशन निकालूं बेटा, इसका डायमेंशन निकालूं, तो इसके डायमेंशन को मैं कैसे कैलकुलेट करूं डायमेंशन का? तो देखो, मीटर क्यूब मतलब क्या, एल का क्यूब, बाय केजी मतलब क्या चीज, कैपिटल एम, बाय में क्या चीज, टी का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा m का -1, l का क्यूब, t का माइनस कितना 2। क्या बेटा ये समझ में आपका आया कि नहीं आया? ये क्या है, डायमेंशन यस सर। ऑफ जी। बेटा ये पूरा कहानी आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? सर आपने वो ग्रेविटेशन का आपने वो निकाले हो ना, तो सिंपलीफाई क्यों एक बार और बताइए ना। क्या बेटा ये वाला? यस सर। अच्छा ओके ओके ओके, मैं बता रहा हूँ। हाँ सुनना अच्छे से बेटा, सुनना अच्छे से। बेटा मुझे ये बताओ कि ये अभी ये निकाला था, ये समझ में आया था कि नहीं आया था? नहीं आया? यस सर, ये समझ में आया। ये कैसे है, ये समझ में आ रहा है ये वाला? यस सर, ये समझ में आया। अच्छा कोई बच्चा ऐसा है जो ये कैसे आया जिसको नहीं पता चला? हाथ ऊपर कर लो एक बार, मैं फिर से बता दूंगा, जरूर बताऊंगा। ये कैसे आया किसी बच्चे को नहीं पता है ये वाला? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? देखो देखो ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ, शांत होकर सुनना चाहिए। बेटा एफ बराबर क्या था बोलो? जी। सर माइक म्यूट हो गया. देखो भाई, तो यहाँ ये आपका फोर्स का मतलब क्या बेटा? न्यूटन, सही है बोलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, जी का हमें चाहे तो जी को जी रख दो। एम का मतलब क्या चीज, के जी, इस एम का मतलब क्या, के जी, बाय नीचे क्या बेटा, आर किसमें नापते हो, मीटर में, मतलब मीटर का स्क्वायर। ठीक, अब इसे सॉल्व करो बेटा, जी का देखो अपने आप यूनिट यहाँ निकल के आ जाएगा। तो जी का यूनिट क्या निकल के आएगा, जल्दी से जवाब दो कोई बच्चा, देखो तो जी बराबर क्या आएगा, देखो तो ये आएगा इधर, ये इधर नहीं आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अब पर केजी का स्क्वायर। देखो आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। Yes, sir. जी का देखो, आप देख लो यहाँ पर जी का यूनिट मैंने निकाल दिया यहाँ पर, तो ये ऐसे यहाँ पर आ चुका है। ठीक, किसी बच्चे को तकलीफ हो, दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं मुझे, मैं बता दूंगा। हर एक का यूनिट आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो अब ये देखिए, अब ये न्यूटन का चक्कर क्या है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ समझा दिया न्यूटन क्या होता है। ठीक, तो आप यहाँ क्या रखिए कि न्यूटन का वैल्यू रखिए। तो न्यूटन क्या होता है, देखो न्यूटन बराबर इतना होता है, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक, इनटू में देखो बेटा क्या है, मीटर का स्क्वायर, अब बाय में क्या है, केजी का स्क्वायर। बोलो बच्चा लोग सही है गलत है? यस सर। हाँ यस सर। एक केजी से केजी काट दो तो 1 केजी बचेगा। यस सर। यस सर। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर का क्यूब, नीचे बस इसके नीचे क्या आएगा, केजी और इनटू सेकंड का स्क्वायर, हो गया आगे इसका यूनिट। ये भी और जो भी सही है, दोनों सही है। समझ में नहीं आया या आ गया अभी? जल्दी बोलिए। सर आ गया. यस सर। हाँ बेटा, अब देखो डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन तो आप समझ ही रहे हो कैसे करना है, क्या करना है। ये क्या है, मीटर क्यूब मतलब एल का क्यूब, मीटर को एल से रिप्रेजेंट करते हो, एल का क्यूब बाय केजी, केजी का मतलब क्या, कैपिटल एम, और इनटू में क्या चीज, सेकंड मतलब टी फॉर टाइम, टाइम का स्क्वायर। सॉल्व करके आंसर आपका ये आ गया। ये पूरा एकदम पॉइंट मेरे हिसाब से सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, ये कांस्टेंट है, इसके वैल्यू को आप थोड़ा याद रखिएगा, सवाल बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। नोट कर लो बेटा इसे। हो गया नोट बेटा, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो बेटा इसे इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, समझ में पूरा पॉइंट आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना आपको? यस यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है बेटा। एक दो क्वेश्चन ऐसे कराऊं,
दिक्कत भी होगा आपको? No, नो sir. सर। नो सर। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन कंसेप्ट पे बस फोकस करते रहिएगा हमेशा। हाँ, कहीं दिक्कत जैसे आपने अभी पूछ लिया ना, हाँ सर ये समझ में नहीं आया, ऐसे ही पूछ लिया कीजिएगा। तो पूछने से क्या होता है कि जो भी आपका डाउट होगा बनेगा वो समझ में अच्छे से आएगा। और क्या होता है कि नहीं पूछने से आपको दिक्कत होगा, परेशानी होगा, और यही परेशानी आगे चल के बहुत बड़े क्या होगा, समस्या आपका बन जाएगा। चलो बेटा एक क्वेश्चन देता हूं पहले, एकदम छोटा सा, एकदम बिल्कुल चिंदी लेवल का क्वेश्चन, फिर हम सवाल पे आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन बेटा ये है कि एक पॉइंट मास यहां लिया है और एक पॉइंट मास यहां लिया, मास है ठीक है मान लेते हैं। ये मान लीजिए आपका है 3 × 10⁴ किलोग्राम, ये आपका मास है। आप ले लो कितना, 7 × 10⁶ किलोग्राम। दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया है 10 का पावर, ये ऐसा ले लो ना 6.67, या ऐसे ले सकते हो 3 × 10⁴ मीटर। ये इतना सेपरेशन है बेटा। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, पहले ही बताओ। सर आएगा। यस सर आएगा। ऑब्वियस आएगा। Yes, sir. अरे आएगा। कहीं भी हो आना तो फिक्स है कि ये दोनों क्या होगा, ऐसे लगेगा, ये ना ऐसे लगेगा, एक्ट होगा, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मासेस कितना होगा बताइए जल्दी से। जल्दी से नोट करिए बेटा। बेटा ये क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो सभी लोग? यस सर। हाँ बेटा देखो, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकला या नहीं निकला, जल्दी से बोलो सभी लोग। Is the answer देखो 3012.6? हाँ जो भी बेटा, आप देखो यहाँ ध्यान से, फंडा क्या था, Gm1m2 ठीक है बाय r का स्क्वायर, ये था जी बेटा कितना सबको पता है 6.67 × 10⁻11 कैसे माइनस का इंटू मास कितना 3 × 10⁴ इंटू क्या 7 × 10⁻6 ठीक। देखिए चलना अपने अच्छे से, अपॉन अपॉन में क्या होगा 3 × 10⁴ का क्या चीज स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है, बात खत्म, चकाचक आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आपको होगा।
तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे आगे ये कैलकुलेशन वगैरह, या मैं कर दूं आगे? नो सर, कर लेंगे। कर लोगे, ठीक है बेटा, नोट लो इसको। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान सुनना, देखो ध्यान सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये वाला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये वाला है। ये देखो लिखा है कि इफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज एफ नॉट, मतलब ये बोला है कि दो बॉडी के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा, उसका मास कुछ ना कुछ होगा। अभी उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बोला है एफ नॉट है। दो बॉडी के बीच कितना काम कर रहा है बोलो अभी? F naught. एफ नॉट। आगे बेटा क्या बोला देखो, बोला इफ सेपरेशन बिटवीन देम, यानी उनके बीच का जो सेपरेशन है बिकम्स, कितना हो गया? हाफ ऑफ इनिशियल। ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि शुरू में दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था? x था, तो बाद में कितना हो गया? X upon 2. x अपॉन 2। सेपरेशन मतलब उनके बीच का बोला कि क्या? डिस्टेंस। तो बोला क्या बोलो? बोला देन वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी, कितना होगा? आप आंसर बताइए भाई। 2f नॉट होगा, 4f नॉट होगा, f नॉट बाय 4 होगा, या f नॉट बाय 2 होगा? F naught by 4. f नॉट बाय 4, बिल्कुल बिल्कुल। आगे आगे कोई और बच्चा? सर सेपरेशन मतलब उनके बीच का डिस्टेंस। हाँ, सेपरेशन का मतलब डिस्टेंस उनके बीच का। देखो पहले उनके बीच का डिस्टेंस कितना था? दोनों के बीच का x था, मान लो ऐसा, बाद में कितना हो गया? आधा हो गया। ये तो बोला है हाफ ऑफ इनिशियल। क्या कह रहे हो बेटा? मैं समझ नहीं पाया, क्या आपने बोल बेटा? सर ये वाले वाला, क्वेश्चन को ठीक है, फिर से क्या? बताइए ना। क्या बेटा? सर इसको वापस एक बार और बताइए ना। अच्छा ये समझा दो फिर से क्वेश्चन क्या? यस सर। अच्छा मैं समझाता हूँ, देखो मैं फोटो बना के अच्छे से समझाता हूँ, कम से कम आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। बात देखो, पहला जो सिनेरियो है, पहला जो कहानी इसमें शुरू हुआ है, पहले लाइन वाइज अच्छे से पढ़ो। ये क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो या दिक्कत हो रहा पढ़ने में भी? नो सर, पढ़ पा रहे हैं। हाँ देखो क्या लिखा है, देखो मेरे साथ, देखो मेरे साथ चलना। देखो लिखा हुआ है कि इफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, यानी दो बॉडी है, अकेले के बीच में तो कुछ लगने वाला नहीं है। ग्रेविटेशन के लिए मिनिमम कितने चाहिए बॉडी? दो। तो एक यहां पर है और एक यहां पर है। ये बेटा m1 मैंने मान लिया, ये क्या मान लिया? m2। इसके बीच का सेपरेशन बेटा कितना है? जल्दी बोलो। x है। मैंने ऐसा मान लिया सिनेरियो ऐसा। ठीक, क्वेश्चन कुछ तो दिया हुआ नहीं था। बोला है कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, ये बोलो। एफ नॉट। एफ नॉट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा इस पर एफ नॉट, तो ऑब्वियस की बात है इस पर भी तो उतना ही लगेगा। एक्शन रिएक्शन भूल गए क्या आप? यस सर। हाँ, अब देखिए एफ नॉट का वैल्यू कितना होगा, कोई बच्चा मुझे बोलेगा इसे देख के? बेटा इनसे हमें रिलेशन बताओ ना, कुछ कुछ जल्दी से बोलो कुछ। G into M1 into M2 upon N. हाँ हाँ, जी m1 m2 अपॉन I square. एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर बेटा, नॉट एक्स। यही चीज तो गड़बड़ करते हो ना आप फिर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आगे पढ़ो, आगे लाइन पढ़ो, आगे देखो, आगे पढ़ो। क्या बोला बेटा कि कॉमा लिखा है यहाँ, इफ सेपरेशन बिटवीन देम, यानी इनके बीच का सेपरेशन मतलब कौन? एक्स। क्या बोला है? क्या बोला है? बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल, यानी इस सेपरेशन को क्या कर दिया गया? आधा कर दिया है आपने। यानी पहला कहानी तो आपने सॉल्यूशन का पहला स्टेप को क्लियर किया। दूसरे स्टेप में क्या किया है? सेकंड स्टेप में क्या किया है? सेकंड स्टेप में क्या किया है कि इनके बीच का सेपरेशन घटा दिया, x/2 सेपरेशन हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है सेपरेशन r बदलेगा तो फोर्स भी क्या होगा? बदल जाएगा। तो बाद का मैंने फोर्स F डैश मान लिया। ठीक, मास क्या बेटा बदलेगा कि वही रहेगा? मास सेम रहेगा। वही रहेगा। वही रहेगा। तो अब F डैश कितना होगा बेटा? निकालो तो। सबको पता है G m1 m2 अपॉन इसका स्क्वायर बेटा कितना? x/2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे बच्चा लोग तो क्या आएगा? देखो ये 4 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। 4g
m1 m2 अपॉन x का स्क्वायर। बेटा गौर से देखो तो ये चीज आपको क्या दिखा, F naught. F naught. एफ नॉट, यानी आप गौर से देखो तो ये 4f0 है। ठीक, यानी बाद का जो फोर्स होगा अभी नया वाला, इन दोनों के बीच में न्यू फोर्स कितना हो जाएगा, एफ डैश, और एफ डैश का वैल्यू कितना, 4f0। सवाल क्या मेरे से पूछा है, देखो बोला है कितना हो जाएगा, देन ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, एफ डैश होगा, और एफ डैश का वैल्यू कितना आया, 4f0 आया। आंसर कौन सा, बी ऑप्शन। क्या बच्चा लोग ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes sir, clear है. पूरा Yes. सॉल्यूशन ही दे दिया, लेके क्वेश्चन बढ़िया था। Yes sir. बिल्कुल, और देखो सॉल्यूशन भी बिल्कुल एकदम दिमाग, देखो क्वेश्चन बिल्कुल बोला ना, क्वेश्चन में दम नहीं है लेकिन दिमाग वाला क्वेश्चन है। ठीक, और ये सवाल आप ही के नीट का क्वेश्चन है। सोचो, अभी तो मैंने चैप्टर शुरू नहीं किया है, चैप्टर शुरू अभी किया ढंग से नहीं समझो, लेकिन फिर भी देखो सवाल आपके आने लगे अभी से ही, इसलिए पढ़िए सही से, सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट करो, जल्दी से नोट करो। Yes. तेजी से नोट करते रहिए, जल्दी से। सर हो गया। हो गया ना बेटा, ठीक है ठीक है। मिटा दो इसे। Yes sir. Yes. हाँ ठीक है, इसे इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेटा एक और बात आपसे मैं पूछूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? आंसर आता फील्ड फोर्स है। दिखाई आपको नहीं दे रहा, देखो बहुत बहुत दूर है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या है? एक प्रकार का फील्ड फोर्स है। नीचे लिखिएगा, नीचे लिख लीजिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स लिख लिया। Yes. Yes. एक Yes. और बात, जब दो बॉडी एक दूसरे के संपर्क में आता है तभी ये लगता है, या संपर्क नहीं है तो भी लगता है? नहीं है तो भी लगता है। हाँ, नहीं है तो भी लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे है तो ठीक है, नहीं है तो भी लगता है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक और बात देखिए, यहाँ ध्यान से सुनिएगा सही से, ठीक है? एक और चीज ध्यान सुनिए बेटा, संपर्क में है तो भी, यानी आप चिपका दो तो भी लगेगा, नहीं चिपका तो भी लग रहा है। इसका मतलब ये है बेटा, यहाँ पर देखो ना, इसका मतलब ये है कि ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ऐसा नहीं कि जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आएगा तभी लगेगा, कॉन्टैक्ट में नहीं भी है तो भी लगेगा। ठीक, आपको एक और चीज मैं बता दूं कि आगे चल के आप फोर्स को कॉन्टैक्ट के हिसाब से आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के हिसाब से एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक, कौन सा फोर्स है बोलो? कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट? नॉन कॉन्टैक्ट। हाँ, नॉन कॉन्टैक्ट है ये। ठीक, तो नीचे लिख लीजिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आगे मैं वो कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट का कहानी मैं लिखा दूंगा, फिलहाल आप लिख लो, ठीक है? आगे मैं लिखा दूंगा नॉन कॉन्टैक्ट क्या है, कॉन्टैक्ट क्या है, ये सारी चीज मैं लिखा दूंगा, चिंता नहीं करना इसकी। ओके बेटा? Yes. Yes, sir. Yes sir. ठीक 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 ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कहानी हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़ा सा मैं और एक चीज समझाता हूँ, जरा शांत होकर सुनिएगा सही से। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ, धरती मैया। अब मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा सही से तो समझ में आपको अच्छे से आएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है, ये समझना है सही से तो शांत होकर सुनिएगा सही से। ठीक, अब मान लीजिए यहां पर कोई पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल है, अर्थ का मास m और इस छोटे से पार्टिकल का मास कितना, m। अब इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। आपको मालूम है
इस पर F, तो अर्थ पे भी। समझ में आया बोलो? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल। ये डिस्टेंस अप्रोक्स में, देखो ये डिस्टेंस में अप्रोक्स अर्थ के रेडियस के बराबर मैं मान रहा हूं, अप्रोक्स मान रहा हूं ये, लेकिन एक्चुअल में यहां से यहां का सेपरेशन क्या होगा? ये सेपरेशन एक्चुअल में ये क्या होगा? समथिंग कुछ लाइक हाइट होगा, ये कुछ ना कुछ होगा। तो ये एक्चुअल में यहां से यहां का सेपरेशन क्या होगा? यहां से यहां का सेपरेशन क्या हो जाएगा? टोटल देखो यहां से यहां का सेपरेशन आपका R है, तो दोनों बॉडी के यहां इसके बीच का सेपरेशन कितना होगा? R प्लस H होगा। तो फोर्स F का वैल्यू क्या होगा? G स्मॉल m कैपिटल M बाय R प्लस H का होल स्क्वायर, एक्चुअल में ये होगा। बट R प्लस H की मैं बात करूं तो ये अप्रोक्स क्या होगा? R के बराबर होगा, क्योंकि ये सेपरेशन अर्थ के रेडियस से क्या होगा? बहुत छोटा होगा, इसलिए ये क्या होगा? लगभग बराबर होगा। तो इसे आप लिख सकते हो जी एम कैपिटल M बाय R का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब मैं आपको समझाऊं थोड़ा ध्यान से, तो सुनना, बहुत मजा आएगा यहाँ पर, बहुत शानदार चीज। जरा देखो भाई ध्यान से बेटा, ये अर्थ आपका है, ठीक है, ठीक है, शांत में सुना अच्छे से, तो दिक्कत होगा। और ये आपका यही बॉडी यहाँ पर, तो बेटा आप कहते हो कि इस बॉडी पर mg फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा? जल्दी बोलो। mg फोर्स लगा है, आप यही कहते हैं, mg फोर्स लगा है। ये वही फोर्स है, कौन? ये F वाला, यही ये mg कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये यही चीज है। इसका मतलब बेटा ये है कि क्या ये आपका mg के बराबर है? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियस mg के बराबर है बेटा, यही फोर्स आप ले रहे हो ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो आप mg बोलते हो। mg वॉट? बेसिकली ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा यहां से ये आप ये स्मॉल m कट कर दोगे तो g का वैल्यू क्या आएगा? कैपिटल G मास ऑफ अर्थ बाय अर्थ का रेडियस का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ g का वैल्यू ऑलरेडी मैंने बोला है 6.67 इंटू 10 का पावर क्या होता है? माइनस का 11। मास ऑफ अर्थ एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, थोड़ा सा आप एक बार देख लें। और अर्थ का रेडियस क्या होता है? 6400 किलोमीटर, यानी क्या चीज? 6400 यानी 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर होता है, ठीक है, रेडियस इसका। और इसका क्या करना है? इसका आपका स्क्वायर करना है। ये सब आप सॉल्व करेंगे ना, तो जी का वैल्यू यहीं से आपको मिलता है कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बेटा ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? सर उसके h की वैल्यू को नहीं क्यों नहीं लिए, एक बार और बताइए ना। अच्छा, ये h क्यों इग्नोर कर दीजिए, कहना चाह रहे हो क्या? यस सर। हाँ बताता हूँ, सुनो मेरी बात को। बेटा ये जो h है, h आप कितना लोगे ये बताओ मुझे, कितना मीटर में लोगे, कितना ऊपर जा सकते हो आप? बोलो बताओ। हाँ इनफाइनाइट। अरे इन्फिनाइट तक जाएंगे तो ग्रेविटी जी काम करना कम कर देगा, कम ही नहीं करेगा। आप अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर जा सकते हो? 100 मीटर, 200 मीटर। ये समझो ना, किसी बिल्डिंग में ऊपर नीचे करोगे तो कितना करोगे? 100-200 मीटर ऊपर नीचे करोगे। तो आप 100-200 मीटर, मैं जो कह रहा हूँ सुनना अच्छे से देखो। एक्चुअल में 100-200 मीटर क्या है? ये एच अर्थ के रेडियस के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है ना, नहीं समझ बात को क्या? जल्दी बोलो। अर्थ के रेडियस में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इसीलिए मैंने यहां पर कि इसका स्क्वायर है ना, ये देखो r प्लस एच, इसका जो स्क्वायर है अप्रोक्स r के स्क्वायर के बराबर है। जैसे h का मतलब वो है कि जो किसी बॉडी का अर्थ के बीच के डिस्टेंस, किसी बॉडी और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। जो सरफेस है ना, सरफेस, ये एक्चुअल में ये h है, सरफेस, अर्थ का सरफेस और बॉडी के बीच का सेपरेशन, ये h आपका है। नहीं समझ पाए क्या आप? बोलिए। यस सर, मैं वो समझ नहीं पाया था, मेरे को समझ। हाँ ये ध्यान रखिएगा। तो ये देखो, और वैसे भी आप ये समझ रहे हो कि जो जी का वैल्यू है वो हाइट के साथ चेंज करता है। क्या आपको पहले पता नहीं था क्या बेटा? बोलो, जवाब नहीं आ रहा बेटा मेरा, जवाब दो लेके। आपको पहले पता था या नहीं पता था कि यदि हम हाइट को चेंज करेंगे तो जी का वैल्यू भी चेंज करेगा? ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ r प्लस एच का स्क्वायर आएगा, तो आप हाइट को बदलोगे तो क्या होगा? जी भी बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा? जल्दी बोलो। यस सर। ऑब्वियसली बात है। तो आप खुद सोचो ना कि आपका h नीचे था, तो h बढ़ेगा तो जी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. एकदम छोटा छोटा चीज है, एकदम छोटा छोटा चीज है।
मैं अभी इसी पर एक सवाल दूंगा, ठीक है, मैं इसी पर अभी सवाल दूंगा, आप एकदम शांत होकर सुनना अच्छे से, ठीक है, बहुत मजा भी इसी पर। जब आपने पूछ लिया तो मैं भी एक सवाल आपसे एक पूछूंगा इसी पर, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि जी जो होता ना वो हाइट के साथ चेंज करता है, तो जी बराबर क्या चाहिए 9.8, आपने समझ लिया इसे, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या बेटा, ग्रेविटी, ये है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या होता है, चेंज विद अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड में तो क्या होता है, हाइट होता है, सरफेस से हाइट होता है, अल्टीट्यूड, समझते हो क्या, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो जी चेंज विद अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड और हाइट भी लिख सकते हो, अल्टीट्यूड के साथ ये चेंज करता है, हाइट के साथ ये चेंज करता है। क्या ये पूरा कंसेप्ट सभी लोगों के लिए क्लियर है, बोलो। Yes, sir. यस यस सर। सर। तो कल को ये mg कहां से आया, कोई बच्चा परेशान भी मुझे करेगा, सर आप mg कहां से आविष्कार करके मुझे दे दिए लेके, बोलो। कोई बच्चा मुझे परेशान भी करेगा कि बाद में सर ये mg कहां से आ गया, mg के व्हाट, mg क्या है, तो आंसर आएगा ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा। कौन सा फोर्स है, बोलो। Gravitational force. एक मिनट बेटा, ये मुझे बताओ कि इस पर mg लगा है बेटा, तो इस पर भी mg लगेगा। यस सर। एक सवाल मेरे मन में आया कि ये आपका पार्टिकल था, तो इस पर लगा क्या चीज, स्मॉल mg, और ये अर्थ है कैपिटल M, तो इस पर फोर्स कितना होगा ये बता। इस पर mg था, तो इस पर क्या होगा, ये स्मॉल Capital mg या कैपिटल mg, ये बताओ। यहाँ पर इसका मास लेंगे कि इसका मास लेंगे, Capital M Sir, बड़े वाले का. ये मतलब कैपिटल mg यहाँ रखेंगे, इसका अर्थ का मास लेंगे। हाँ नहीं सर, छोटे वाले का रखेंगे। छोटे वाले का, क्योंकि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है ना, तो यहाँ भी स्मॉल mg के बराबर लगेगा, ये ध्यान रखिए। क्लियर नहीं है क्या अभी भी? क्लियर है सर। हाँ, क्लियर है। किसी बच्चे को मिसकंसेप्शन हो रहा है तो आप अपना मिसकंसेप्शन अभी सुधार लीजिए। किसी बच्चे को कुछ लग रहा है ऐसा तो दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ पर गलती से आप अर्थ का मास नहीं बोल दीजिएगा, वो स्मॉल mg, उसी बॉडी, इस बॉडी का जो मास है वही मास यहाँ भी है, तो mg यहाँ, mg यहाँ, दोनों जगह बिल्कुल फोर्स क्या होगा, सेम होगा। यानी मुझे ये समझ में आया कि अर्थ इस पर नीचे mg लगाता है, तो ये जितना मान लो इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा ना, तो अर्थ पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा, ये वाला। क्या बच्चों समझ में नहीं आया क्या अभी भी पूरा पॉइंट, अच्छे से बोलो। आ गया सर। हाँ, एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। यानी ये बात है कि हम पे अर्थ मान लो कुछ समथिंग फोर्स लगा रहा है, तो क्या मेरे कारण भी अर्थ पे फोर्स लग रहा है, यस सर। बोलो। यस यानी ये तो वही बात है ना कि अर्थ मेरे को अपनी ओर खींच रहा है, तो मैं भी अर्थ को अपनी ओर खींच रहा हूं, यही बात है ना। यस सर। यस सर। लेकिन अर्थ मूव करते हुए दिखता है, बोलो। नो सर। नहीं, No, क्यों, sir. कारण क्या है कि ये जो फोर्स आप अर्थ पे लगाते हैं वो मैग्नीट्यूड में बहुत छोटा होता है, तो इतने बड़े से अर्थ को कुछ कर नहीं पाता है। समझ में आ रहा बच्चा लोग? यस सर। तो बेटा इसे नोट कर लो, जल्दी से तेजी से नोट कर लो, बहुत मजा आ गया इसमें। सर ये बात मेरे को लग रहा था मुझे समझ में आई पर नहीं आई है। सर ये क्या जो बोलो? जी है, जी के बाद में हम लोग मास है वो अर्थ का ही क्यों लेंगे हम लोग ने, इसलिए नहीं लिए हम लोग अपना मास। ये नीचे। यहाँ था, सर ये नीचे, सर के नीचे वाला सर, ये वाला। ये सर अर्थ का मास और बाकी अच्छा, हम लोग एक बात बताता हूँ, आप जरा सोचो, इसको सॉल्व करोगे ना आप, यही चीज तो mg आपने बोला, यही चीज mg है, कट करोगे तो कट होगा तो स्मॉल m ही कटेगा ना, तो ये अर्थ का ही मास ही बचेगा ना। आप ही बताओ मुझे, ये बॉडी का मास है, ये अर्थ का मास है, ये तो कट ही जाएगा, तो क्या होगा, g बराबर क्या आएगा, यही आएगा ना। गौर से बताओ, देखो देखो, नहीं आया बात समझ में, बोलो। ओ यस सर, वो कट जाएगा। अरे वाह, क्या बात है, तो अब समझ में आ गया ना। यस सर। तो इसीलिए ऐसा है चक्कर है, अब क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट सभी लोगों का, ठीक है। और यहाँ अर्थ का मास क्या एग्जैक्टली आप नेट पे देख लेना, वो रख के निकालोगे ना ये कैलकुलेशन करके, तो एग्जैक्टली आपको 9.8 के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक।
और ये सारा चीज, ये जो ग्रेविटेशन लॉ वगैरह जो भी था, ये दिया था लेकिन किसने? न्यूटन साहब ने। और उन्होंने ही ये जो इसमें ये है ना कैपिटल जी का खोज उन्होंने ही किया है, उन्हीं का दिया हुआ है। क्लियर बोलो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है बेटा, क्लियर है तो सब कुछ चकाचक है। ठीक, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तो फिर आगे का कार्यक्रम जैसा होगा वो देखा जाएगा। ठीक बेटा, वैसे कोई डाउट वगैरह है बोलो? No, sir. No, sir. चलो बेटा, सर मेरे को एक डाउट है। हाँ बेटा क्या बोलो, बिल्कुल क्लियर करूंगा। सर वो बोलो, mg वाला एक और बार बता दीजिए ना। कौन सा mg वाला? ये सर mg जो आपने g = 9.8 मीटर पर सेकंड पर डिराइव किया ना, उसको एक और बार बता दीजिए। अच्छा, ये मतलब इसको ये यहाँ से यहाँ कैसे आएगा ये बताना है क्या? नहीं सर, वो f = g m/mm है। सर स्टार्टिंग से एक बार आप समरी बता दीजिए। अच्छा एक मिनट, सभी बच्चे को एक बार मैं स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ, रुक जाओ, स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ। क्या आप सभी ने ये नोट कर लिया? बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, एक बार स्टार्टिंग से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सुनना अच्छे से, आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं इसमें है। पूरा नोट्स बन गया होगा तो मिटा के अलग से बता देते हैं, दिक्कत क्या है इसमें? देखिए, एक्चुअल में चक्कर यहाँ पर क्या बेटा, सुनना सही से अच्छे से। तो अर्थ और एक मैं बॉडी ले रहा हूं, सुनना अच्छे से। देखो, ये कौन है? अर्थ है, ठीक। अब देखिए ये एक पार्टिकल है यहाँ पर, तो इस पार्टिकल पर आप हमेशा कहते हो कि mg फोर्स अर्थ की ओर लगता है, ये कहते हो ना? बोलो। Yes, sir. mg कहते हो। तो mg में इस पर जो फोर्स F लगता है, ये कौन है? ये तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स है ना? बोलो बोलो। Yes, sir. हाँ, अरे ये तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो जितना इस पर लगा उतना ही इस पर भी लगेगा, अर्थ पर भी। Yes, sir. ये क्लियर रहना चाहिए, ये चीज है। क्योंकि फोर्स, मुझे ये बताओ कि इस पर आया है तो इस पर अर्थ पे नहीं लगेगा, फिर तो न्यूटन का जो लॉ है, प्रकृति का नियम ही आप तोड़ दोगे। इस पर यदि 10 न्यूटन का फोर्स है ना, तो अर्थ पर भी लगेगा। क्यों? कारण आपको मैंने बोला थर्ड लॉ, दिमाग में थोड़ा जोर डालिए। क्या प्रकृति में फोर्स अकेला आता है? बोलो। No, sir. जितना इस पर उतना ही इस पर है। No, sir. अब आगे मैंने आपको बोला कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अभी जस्ट मैंने समझाया कि ये F आपने बोला, और F का बेटा वैल्यू मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि F क्या होता है। तो अर्थ का मास me, इसका स्मॉल m, तो क्या होगा? बोलो। तो g me स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। क्या बेटा सही है? बोलो। यस सर। और यहां से देखो, यहां से आपने F बराबर क्या लिखा है? mg लिखा है। बेटा दोनों चीज एक ही चीज को बता रहा है कि अलग अलग चीज को बता रहा है? एक ही चीज। एक ही चीज। एक ही चीज को बता रहा है, ठीक। यानी ये दोनों अपने आप में इक्वल है। क्लियर? तो g m स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर बराबर mg। m से m कट जाएगा बेटा, g बराबर क्या आएगा? g मास ऑफ अर्थ बाय r का स्क्वायर, ये चीज, ठीक। और ये सब वैल्यू यहाँ रखोगे ना, इसका वैल्यू कितना आता है? 9.8 मीटर पर सेकंड आता है। समझ में आया? बोलो अब। यस सर। Yes, sir. बिल्कुल एकदम, ये कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है इसमें ऐसा, ठीक। तो थोड़ा सा इसे अच्छे से दोबारा आप घर पे देख लेंगे अच्छे से, ये पूरा चकाचक क्लियर रहेगा। और हालांकि मुझे लग रहा है कि आज मैंने कोई ज्यादा कुछ खास आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। क्या ज्यादा आपको परेशानी हुआ है क्या आज? No, sir. No, sir. No, sir. चलिए, तो आप बताइए, आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ज्यादा टफ लग रहा है क्या? No, sir. नो No, सर। sir. अरे एकदम ईमानदारी से बोलना है, एकदम डरना नहीं है, सोचना नहीं है कि हाँ बहुत टफ है, बहुत एकदम ये दिक्कत है। एकदम बोला ना, एंजॉय करते हुए आराम से हंसते खेलते पढ़ लोगे, पता भी आपको नहीं चलेगा। लेकिन पढ़ाई के प्रति सीरियस आप रहेंगे तब, सीरियस नहीं रहोगे। हाँ बेटा बोलो। सर आप थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं। क्या बेटा क्या कह रहे हो? आप थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। यस सर। अच्छा कोई बात नहीं, रफ्तार कम हो जाएगा। मतलब फास्ट में आपको ज्यादा स्पीड लग रहा है क्या? ये सर, तो फिर आपका बीच बीच का वर्ड थोड़ा छूट जा रहा है। अच्छा आपका वीडियो अटक भी रहा है क्या बेटा? वीडियो
ना Yes, sir, सर मेरा बिल्कुल। नेटवर्क ठीक है अच्छा और ठीक है। आपका भी ठीक है, थोड़ा बीच बीच में मतलब जो वर्ड है वो मिक्स हो जा रहा है। अच्छा, मतलब थोड़ा सा फास्ट आपको लग रहा है, यही ना? यस सर। अच्छा कोई बात नहीं है, अगली बार से रफ्तार स्लो हो जाएगा। और कोई परेशानी? नो सर। बाकी जो मैं समझा रहा हूँ वो एकदम एक एक चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. बस हो गया। यस सर। स्लो फास्ट कोई मैटर नहीं करता। क्या होता है ना, देखो अभी आज हम लोग का पहला दिन था ना, Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. पहला दिन था, तो पहला दिन है। अब जरा सोचो ना कि किसी भी इंसान के साथ थोड़ा सा ट्यूनिंग मैच करने में समय लगता है कि नहीं लगता है? यस Yes, सर। Yes, Yes, बिल्कुल sir. समय लगता है, बिल्कुल समय लगता है, ट्यूनिंग मैच करने में समय लगता है। अब एक दो दिन आप क्लास अटेंड करेंगे, अपने आप कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा हो जाएगा। शुरू में आप जरा सोचो ना, कोई भी इंसान अचानक से आपके सामने प्रकट हो जाए तो आपको भी थोड़ा लग रहा है कौन सा एलियन नया मेरे सामने आ गया, आपको भी थोड़ा सा फील होगा। दिक्कत होता है, एक दिन दो दिन हो सकता है, लेकिन क्या होता है ना कि एक दो क्लास करते ही करते ना एकदम बिल्कुल आप मेरे रंग में आ जाओगे, बिल्कुल एकदम चकाचक ट्यूनिंग बैठ जाएगा, एकदम चिल्लाना एकदम नहीं करना है आपको। जैसे देखो ड्रॉपर में सबसे ज्यादा तेज मैं कहीं पढ़ाता हूं, पता है कौन सा बैच है? ड्रॉपर। ड्रॉपर में आपके कोई भाई बंधु हैं क्या ड्रॉपर में? No, sir. आपके No, sir. हैं क्या? हैं या नहीं है कोई? No, sir. अच्छा नहीं नो है। सर। हाँ है, तो उनसे पूछिएगा कि इस बार कितना खतरनाक मैंने खींचा है। बहुत खतरनाक खींचा है इस बार। तो हालांकि आप लोगों में उतना नहीं जाना है मुझे, कारण क्या है कि पहले आप लोगों का जो एग्जाम वगैरह है बोर्ड, मुझे उसे भी देखना है, पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद हमें नीट पर भी फोकस करना है, क्योंकि देखिए उनका पास क्या था, एक ही टारगेट है नीट, तो हमने नीट से चला है, और आपके पास पहले बोर्ड है देन आफ्टर नीट है, तो दोनों को लेके अपने को चलना है, लेकिन पहले बोर्ड चलेंगे फिर हम नीट पे रहेंगे। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो रहेगा ही रहेगा, दोनों का रहेगा, इसके लिए एकदम सोचना भी नहीं है। बाकी बीच बीच में मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा और सब्जेक्टिव टेस्ट भी आपका होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट भी आपका होगा, ये जान लीजिए आप, ठीक? और बेटा कोई दिक्कत? No, sir. sir. हाँ No, देखो sir. मैंने बोला ना, आप ये एकदम निश्चित रहिए कि दिक्कत आपको एक दिन होगा। आज मुझे लग रहा है कि आज बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ है क्या किसी बच्चे को? No, No, sir. चलो दिक्कत नहीं हुआ, अच्छी बात है। पहला दिन हम लोग का था, अच्छे से निकल गया है। और बाकी अगला क्लास कब लगता है, एक बार टाइम शेड्यूल मैं देख लूंगा क्या है, बाकी मैडम आपको इन्फॉर्म कर देंगी टाइम शेड्यूल आपका कब बनता है। और मैकेनिक्स का पोर्शन कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम मैं ही आपको पढ़ाऊं। और बाकी बेटा ये समझ में आज ओके है ना, क्लियर? कोई देखो ईमानदारी से मुझे बोलना, क्या होता ना कि कहीं भी दिक्कत है और आप छिपा लेंगे, नहीं बोलेंगे, तो आज तो हिडन हो जाएगा, लेकिन आगे चल के वो बहुत ही, बोला ना, बहुत ही गंदा रूप में वो निकलता है। इसलिए जो भी परेशानी है मुझे डायरेक्टली कह दो। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? No, sir. no, sir. चलो ठीक है बेटा, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले सेशन में मिलेंगे, ठीक बेटा? सबको बाय बाय एक साथ। Okay, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. बाय Thank you, बाय sir. बेटा, सबको बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर।